तो आपके हिसाब से टॉप 5 ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमें पूछने ही पूछने चाहिए बिटवीन टू पार्टनर्स, चाहे वो अरेंज मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे पूछ रहे हैं या लव मैरिज में भी आप रिलेशन में हैं। कोई राइट। आइडियल सवाल नहीं हो सकते दो लोगों के बीच। फ्यूचर प्लानिंग की बात करनी चाहिए, फाइनेंसेस की बात जरूर करनी चाहिए, यस। आपके हॉबीज के बारे में बात करनी चाहिए, आपके स्पेस की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन एक रिलेशन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ओन इश्यूज, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर्स इश्यूज, कि आप दोनों राइट। लोग काम करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, थक रहे हैं, आप सो जा रहे हैं। देखिए, ये नीड है, या अगर फुलफिल नहीं हुई तो बाहर जाएगा ही, आदमी भी जाएगा, औरत भी जाएगी। ये रीजन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। आपके पास जो कस्टमर्स क्लाइंट्स आ रहे हैं, टॉप 5 रीजंस क्या हो रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस दैट दे आर रीचिंग आउट टू? इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द कपल्स टू अंडरस्टैंड कि ओके दे हैव अ किड, दैट्स अ ब्लेसिंग बिटवीन द टू ऑफ देम? उससे पहले दे आर अ कपल, दे आर ए हस्बैंड वाइफ, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट एंड टू कीप इट अबव एनी अदर रिलेशनशिप। हफ्ते में 3 डेज हम्म। दोनों 10 मिनट के लिए हम्म। कॉन्वर्जेशन सिर्फ अपने बारे में करेंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं करेंगे। मैं 5 पॉइंटर्स आपसे पूछूं, हाउ कैन कपल्स मेक ए मैरिज वर्क? आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप कोच आप दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट era that we are living in. There are so many lifestyle coaches, relationship coaches, therapists. So what exactly is your portfolio? When you say that you are a marriage coach, right? So what exactly does that mean? थोड़ा सा explain करेंगे for the viewers. So when I'm saying I am a relationship coach, it means I am on this universe, like on this earth, to help couples, whatever the toxic part of their relationships. Okay. I help them to deal with it. I help them to recover from it. I help them to heal out of it. Because toxicity तो है, but we need to resolve it. तो coaching, why then why the question came कि why then relationship coaching? Because coaching help us to fix solution after a particular time by our own self. Ronika, I'll explain it a very simple way. You go to a gym and you hire a coach. Right. क्या करता है वो आपके साथ? आपके फॉर्म को देखता है। अगर आप बेसिक्स तो हम सबको ही पता होती है क्योंकि इंटरनेट पे भी देखते हैं या फिर हमने पहले से भी किया हुआ है, बट आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसके एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, उसका एक राइट फॉर्म होता है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। आप एक सही तरीके से बेसिकली अगर फॉर्म को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो सही तरीके से करना आपको बताते हैं, एंड व्हाट इज राइट फॉर योर बॉडी। Right. And what is right specific to your body? Yes. A right coach will not tell same exercise to you and me. Yeah. एंड वो आपको इतना ट्रेन कर देता है कि अगर 6 मंथ्स बाद आप जिम भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप से अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को रिटेन कर सकते हैं, आप उसको रीगेन कर सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स को स्टिक कर सकते हैं। दैट्स वेयर द कोचिंग वर्क्स। हम रिलेशनशिप्स पे वो काम करते हैं। आई बिलीव एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक एंड एवरीबडी नीड कोचिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, नॉट द जर्नल प्रॉब्लम्स। अगर जर्नल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, लीजिए और आगे बढ़िए। सो कोचिंग सिर्फ इतना ही फर्क डालती है। एंड आई बिलीव कि मैं हमेशा किसी को, पूरी जिंदगी आप मेरी मदद नहीं ले सकते, किसी भी कोच की मदद, तो लीजिए, फिक्स कीजिए, तरीके सीखिए एंड आगे बढ़िए। ओके। एंड हाउ लॉन्ग इट हैज बीन जब से आप ये रिलेशनशिप कोच हैं? कितना टाइम हो गया अप्रोक्सीमेटली? So it's been 4 years now. I am in this industry. Almost I impacted 10,000 plus people. 10,000 plus? Yeah. Wow. That's grace of God to me. So मेरा वाव बोलने का 2 सेंस था। एक तो फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट कि 4 साल में 10,000 क्लाइंट्स, कस्टमर्स, हैप्पी कस्टमर्स होना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है।
देन इफ यू ऑल्सो लुक एट कि अगर मैं एक दूसरे तरीके से इसको देखूं, मतलब सिर्फ आपके पास अगर 10,000 लोग आ रहे हैं एंड अगर एक बहुत ही एक नंबर लूं, अगर इंडिया में अगर 100 रिलेशनशिप कोच हैं तो उनके पास अगर 10,000 लोग जा रहे हैं, तो देर आर सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विथ रिलेशनशिप्स, मैरिजेस. It's a Okay. sad data. Yes, it's a sad data, and it don't only includes India. So एक फनी बात मेरे साथ हुई, तो देयर वाज अ वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन जो बाहर किसी कंट्री से है, मैं उनका नाम लीक नहीं कर सकती उनका. तो उन्होंने मुझे कहा कि खुशबू एक फनी बात बताऊं, मैं तो आपके पास हुई, लेकिन मेरे जो सीनियर है, द टॉप मोस्ट ऑफ द कंपनी, आपके पास आने से पहले मैं उनसे कुछ शेयर कर रहा था, तो वो बोले देखो, कंट्री कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की, मैरिजेस की वही रहती हैं. तो इट वाज, वो बोलता है कि मेरा बॉस जब नहीं ठीक कर पा रहा तो मैं किस, हमारे लेमन में कहते हैं ना, देन हु एम आई, हाउ कैन आई सॉल्व. तो ये बहुत लार्जर प्रॉब्लम है. ये छोटी दिखती है बिकॉज हमारे बिलीव और हमारे लेमन में हम उनको इजीली कह देते हैं कि हर रिश्ते में ऐसा होता है, हर रिश्ते में ऐसा होता है. और फिर हम तब जागते हैं जब कोई सुसाइड हो जाता है, कोई मेल सुसाइड कर लेता है, कोई फीमेल सुसाइड कर लेती है, तब हम थोड़ा अवेयर होते हैं. और उसमें भी हम सिर्फ अवेयर होते हैं, एक्शंस पे नहीं घुसते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इफ आई मे आस्क, आपने जो भी बोला, जैसे आपके फॉरेन कस्टमर्स भी, क्लाइंट्स भी हैं, तो एक नॉर्मल अगर 10,000 आपने अभी तक आपने लोगों को कोच किया है, रिलेशनशिप कोचिंग दी है, तो उसमें से 10,000 में से बाहर के कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली? मोस्टली बाहर के, बट वो बाहर के इंडियंस है. हाँ, अच्छा, ओके ओके. मोस्टली इंडियंस है, वो बाहर रहते हैं, तो माइंडसेट अवेयरनेस आ चुका है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते. ठीक. मेरा फिर भी एक सवाल रहेगा इसमें. जो इंडियंस, देखिए बाहर का कल्चर थोड़ा अलग है. वेस्ट का कल्चर, अगर मैं बोलूँ, वेस्ट का कल्चर थोड़ा इंडियन कल्चर से अलग है. यहाँ पे शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, पूरी दो फैमिली का रियूनियन होता है, राइट? यहाँ पे दो नहीं, 200 लोगों का वो एक जमावड़ा होता है. बाहर आप देखेंगे नॉर्मली, अगर शादी से पहले भी बच्चे अलग रहते हैं, वो अपना सेपरेट लाइफ जीते हैं. डिनर में फैमिली मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है. यहाँ पे हम जब तक एक साथ बैठ के खाना ना खा ले तो हमारा खाना नहीं जाता नीचे. तो क्या ऐसा नहीं है कि उनके प्रॉब्लम्स थोड़े अलग होते होंगे? उनके प्रॉब्लम्स मोर और लेस दो लोगों के बीच की ही प्रॉब्लम है, एंड वी यहाँ पे जो आप देखते होंगे, यहाँ पे दो लोगों की प्रॉब्लम तो है ही है, प्लस वहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी किसी और का इन्फ्लुएंस, ये सब भी एड ऑन हो जाता है. देखिए, इश्यूज अलग नहीं, इमोशनल इश्यूज अलग नहीं होते, क्योंकि इमोशन सारे सेम है. उनको ओवरकम ना करना एक अलग प्रॉब्लम है, तो उसमें वेरिएशंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक ट्रू डेटा है कि बाहर के जो लोग हैं वो ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं एज कंपेयर टू इंडियन पीपल. राइट, एब्सोल्युटली. स्ट्रक्चर नहीं, तो उनका हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने ऑलमोस्ट सारे कपल्स में देखा है, या जो इंडिविजुअल्स आते हैं, कि वो उस लोनलीनेस से डील नहीं कर पाते, इसके लिए रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम्स होती हैं. इंडिया में वो फर्क हो जाता है कि वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स को डील नहीं कर पाते, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है. सो वेरिएशन सिर्फ ऐसे आएगा. वहां बहुत स्पेस है, वहां बहुत अकेलापन है, आप वहां की कम्युनिटी के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे. यहाँ इतनी कम्युनिटी है कि आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा. बट रौनक, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका इमोशन कोई एक ही कैटर होगा. अगर आप वहां लोनली हैं तो आप फिर भी सैड होंगे, यहाँ आप बहुत सारे कम्युनिटी के साथ है तो भी आप सैड होंगे. डील मुझे सैडनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल, क्योंकि सैडनेस एक और इमोशन पैदा करेगा जो कि आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लाएगा. मुझे उसे रिपेयर करना है. ओके. मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके ही कस्टमर्स के बेसिक उस पे रहेगा कि जो लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, वो अभी किस स्टेज पे आके आपको रीच आउट, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा, ऐसा तो चलता है, ये तो नॉर्मल है, अरे क्या हो गया, यही तो हो रहा, इतना ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत है, जो हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी करते हैं. अगर हम थोड़ा पहले आइडेंटिफाई कर लें डिप्रेशन, एंजाइटी, हमें टैग दे दिया जाता है. आज की डेट में जो पहले टैग दिया जाता था कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, आज की डेट में वो टैग दिया इंटरनेट देख के दिमाग खराब हो गया, राइट, या दूसरे का सुन के ऐसा इसको इसे या उसे हो रहा है. तो आपके पास
जो लोग आ रहे हैं वो किस स्टेज पे रीच आउट कर रहे हैं? आई मीन दे आर रीचिंग एट अ स्टेज जबकि दो जो लोगों की रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड हो गई है एंड दे आर एट अ स्टेज की नहीं यार हम तो अब साथ नहीं रह सकते हैं, चलो खत्म होने से पहले एक ट्राई ले लेते हैं। या फिर देर आर एडुकेटेड और लोग ऐसे थोड़े इवॉल्व लोग हैं जो पहले ही अगर उनको प्रॉब्लम दिख रहा है वो आपके पास आ जाते तो परसेंटेज वेरी करेगा। हैं। 10% वो लोग आते हैं जिनको दिख रहा है अच्छा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, इस पे कुछ कर लेते हैं, है ना, जैसे फीवर आना शुरू होता है चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। राइट। बट मोस्टली 50 and 40 का जो रेशियो है वो लोग हैं जो बिल्कुल टॉक्सिक हो चुके हैं। वो 50% की अब मुझे डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, मैं लेना चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ लेकिन हमारे बच्चे हैं, ये 50% में लाए होता है। 40% में वो लोग लाए होते हैं कि वो एक चांस दोनों मिलके देना चाहते हैं। ओके। तो मेरे पास इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कपल्स भी आते हैं, एंड ये अलग अलग मोड्स में आते हैं क्योंकि सबके साथ मैं 1-on-1 नहीं कर सकती। तो कुछ लोग मेरे वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, कुछ लोग कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग वेबिनार्स को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन हर जगह है उनके लिए। ओके। ओके। क्या ऐसा भी होता है कि लोग छुप मतलब कोई एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से छुप के आपके पास आ रहा है कि नहीं मैंने अपने पार्टनर को नहीं मैक्सिमम बताया कि ऐसा मैं, देन क्यों ऐसा है? मैं इफ अगर मैं या मेरी पार्टनर इफ वी वांट टू वर्क ऑन अ रिलेशन, अगर मैं ठीक करना चाहता या चाहती हूँ तो मैं अपने ही पार्टनर से क्यों छुपाऊं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता होता है, उस क्लाइंट को पता होता है कि मेरे कुछ इश्यूज हैं जिनको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा या कर पा रही। जैसे चीटिंग एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें आप कैसे बता के आ पाओगे? या या तो वाइफ को पता चल गया है या हस्बैंड को पता चल गया है, अब वो दोनों फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो एक जिसको ज्यादा पेन है मतलब वो आएगा। बहुत कम ऐसे होंगे कि चीटिंग के बाद दोनों आए, वरना यूजुअली इंडिविजुअल्स आते हैं। ऐसे केस में यूजुअली इंडिविजुअल्स आते हैं। तो जहां 40% वाला मैंने आपको रेशियो बताया ना कि अच्छा वो लोग को लगता है कि एक ट्राई दे दो, वहां ही दोनों साथ आते हैं। ओके। ओके। अगर आइदर ऑफ द पार्टनर्स का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आउट ऑफ द रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई एंगर इशू है, या एक्स लास्ट, या पार्टनर ही रेडी नहीं है आने के लिए। एक पार्टनर इसके लिए भी आता है कि क्योंकि दूसरा रेडी ही नहीं होता, वो कहता है नहीं तुझे जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे ज्यादा गुस्सा आता है, तू ज्यादा कलेश करती है, तू मेरी मम्मी के साथ ज्यादा बदतमीज से बात करती है, तूने देखा है कभी कि मैं अब तेरे फादर से बदतमीजी से बात करता हूँ? यू नीड इट। मैंने सोचा था कि एक जो डिस्कशन है हम शुरू करेंगे शादी से, कि यहाँ पे शादियों में क्या आता है, बट हमने ये बिल्कुल ही ऑपोजिट उसके स्टार्ट किया कि लोग अलग क्यों हो रहे हैं। तो लेट्स टेक दैट फ्लो, एक ऑर्गेनिक फ्लो जो बन रहा है, लेट्स टॉक ऑन दैट, मोर ऑन दैट। जो इंडिया में आज अगर आप देखेंगे, अभी जब लोग भी कहते हैं कि ये इतना एक्सपोजर अब लोगों को हो गया है कि अब धीरे धीरे शादियां शादियां शादियों पे ही बात करते हैं कि शादियां टूट रही हैं, बहुत ज्यादा शादियां, बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। एक मैं किसी काफी नोन एक्ट्रेस का इंटरव्यू देख रहा था तो उनसे भी ये चीज पूछा गया था कि व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में इतने डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। शी गिवन वेरी इंटरेस्टिंग आंसर जो मैं भी कुछ हद तक शायद एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब इंडिया में वुमेन अपना रोल, अपना राइट ये समझने लगी हैं, अपना वॉइस रेज करने लगी हैं, और ये कहीं ना कहीं बिकॉज वी आर ए सोसाइटी विच इज टिपिकली मेल डोमिनेटेड, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाट इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज लीडिंग टू सो मेनी फेल्ड मैरिजेस। क्या ये कुछ हद तक सही वन है? ऑफ द फैक्टर, या ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर्स। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जब हम एम्पावर हुई, वीमेन्स एम्पावर हुई, तो वो एग्रेशन में हुई, क्योंकि पहले बहुत बुरा हुआ है। तो जब शिफ्ट आएगा या तो पेशेंस से आएगा, और पेशेंस से आप किसी को राइट्स देते नहीं है, आप प्यार से राइट नहीं देते, लो जी, है ना, आपको वो छीनने ही पड़ते हैं। तो जब एग्रेशन से चेंज आया विमेन्स में, तो वो कहाँ निकलेगा? वो चेंज उनको बहुत हार्ड से मिला है, उनकी मम्मी ने झेला है। तो वो पहले से ही देख रही होती है लेडी कि बचपन से मेरी माँ ने, मैं देख रही हूँ अपनी माँ को, मैं अपनी माँ जैसा अपने साथ नहीं होने दूंगा या दूंगी। एंड माँ भी यही सोचती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। लेकिन और भी कारण है। जब ये इंस्टीट्यूशन
बना, तो ये किसने बनाया, कैसे बनाया, बहुत लंबी सोशियोलॉजिकली अगर हमसे पढ़ें तो बहुत वास्ट है, बट राइट, इसका ओरिएंटेशन सही तरीके से हमारे समाज में नहीं हो पाया है। इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी आपको एब्सोल्युटली, बता दी गई एब्सोल्युटली। कि लड़की मेरे घर आएगी, और लड़के को भी नहीं ओरिएंट किया गया कि तुम्हारे घर लड़की आएगी, तुमको किस तरह का बिहेवियर चेंज हम्म, करना है, क्योंकि हम्म, वो बात ही नहीं है, कोई कहीं बात ही नहीं है ना। बैंग ऑन, मतलब बिल्कुल सही, मतलब क्या, आई हैव सीन इट इन सो क्लोज क्वार्टर्स, जब शादी की बात होती है ना, सॉरी टू से, बट हम, अगर मैं लड़के के घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वी आर नॉट हेयर टू try and find a partner for the boy of the house. We are trying to get a house help for that boy. हम उसके लिए एक जीवन साथी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उसके लिए एक हेल्प चाह रहे हैं कि मेरा बेटा सुबह नौकरी जाता है, उसको खाना टाइम पे मिले, वो घर आए तो उसको पानी देने वाला कोई हो, एक्स वाई जी और जो भी है। बट आर दीज द राइट रीजंस टू गेट मैरिड? नो, इन 2025 नो, इट मे बी इन 80s, हम्म, आई एग्री। विमेन्स नहीं थी, जॉब के लिए कोई एम्पावरमेंट नहीं था उनके मन में, इक्वल अमाउंट में नहीं कमाती थी, हम्म, सबके लिए सही था। बहुत शोषण हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉर्चर, फिजिकल मेंटल अब्यूज था, टू मेक देम सेफ, कि घर में लड़की रहेगी तो हम्म, कुछ गलत ना हो जाए, बेटर है दे दो। अब तो उसको तो होम रिचुअल्स करने थे, एंड द एक्सपोजर वॉट नॉट हम्म, सो मच दैट टाइम। बट अगर आज आप सोच के ला रहे हैं, और हम्म, अगर आप भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और वो भी आने से पहले वो ईगो से नहीं आ रही है, और आप भी वो सीख नहीं रहे हैं, या वो हम्म, सेग्रेशन से नहीं आ रही है, तो वर्क नहीं करेगा। आई हैव माई ओन फ्रेंड कम माई क्लाइंट, शी इज अ PhD ओनर, एंड दी ओनली डिमांड फ्रॉम द हस्बैंड इज कि भाई मैंने शादी, उसकी मम्मी की एक डिमांड है, मतलब लड़के की मम्मी की डिमांड है कि तुम इसको खाना बासी नहीं दे सकती, खाना हम्म, तुमको 3 टाइम बनाना है। एंड हस्बैंड की डिमांड कुछ और है, तो वो तो डिमांड ही पूरी कर रही है ना, फिर उसकी एजुकेशन हम्म। और ये सब तो काम नहीं आ रही है। हम यहाँ पर रिलेशनशिप आउट ऑफ लव से ज्यादा एक दूसरे की डिमांड फुलफिलमेंट में लगे हुए हैं। बेसिकली हम वही करें, हम पहले ही सेट होते हैं कि 25-30 साल में मेरी शादी होगी, हम्म, और मैं ऐसा चाहता हूं अपनी शादी में, ऐसा चाहती हूं अपनी शादी में, तो किसी हम्म, डिमांड तो फिर किसी एक की ही पूरी होती है, या फिर लड़ाई होती एग्जैक्टली। क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं अपने ही फैमिली में किसी को देख, किसी की शादी हो रही थी, तो उसमें जब लड़की देखी जा रही थी, तो एक बेसिकली ये डिस्कशन चल रहा था कि डू वी वांट अ वर्किंग वुमन, जो लड़की जॉब कर रही है, या हाउ डू वी, तब, या फिर जो जॉब नहीं कर रही है घर संभाले, एक्स वाई जो भी घर में डिस्कशन होता है। वन ऑफ द स्ट्रेंज रीजन दैट वाज गिवन कि लड़की वर्किंग इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आजकल इतने जो डिवोर्स हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि लड़कियां अगर काम कर रही है फिर घर में आएंगी तो घर कैसे चलेगा, दोनों ही अगर काम पे जा रहे हैं तो कैसे ही चलेगा। एंड ऑब्वियसली कहीं कुछ जगह आप बोल नहीं सकते हो आपको, बट ये चीज कितनी गलत है। काफी गलत है। आप एम्पावर विमेन इसके लाना हम्म, नहीं चाहते क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा, राइट। और बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगता। आप आप डर कैसे रहे हैं। किस आप डर रहे हैं, आपके हाँ। बिलीफ सिस्टम है नेगेटिव, कि किसी के घर में हम्म, आपने अपने रिलेटिव के घर में देखा कि मेरे उनके घर बहू आई, वो वर्किंग थी, तो तांडव होने लगे। हम्म, उनकी भी प्रिपरेशन नहीं थी, आपकी भी नहीं है, तो हमेशा हम्म, इंसान इजी वे आउट ढूंढता है कि आप ऐसा ले आओ जो वर्किंग नहीं है, तो एटलीस्ट हमें तो बदलना नहीं पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंगली कर लेगी। तो आप हम्म। ला क्या रहे हैं? आप बहू ला रहे हैं, या आप कुछ ऐसा ला रहे हैं जिसको आपको एक स्पेस देना है और उससे अपने अकॉर्डिंगली उसको चलाना है। अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, आपको या शायद याद होगा, मिसेस, तेरी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, कृति सनन शाहिद कपूर की मूवी थी, हाँ wherein हाँ हाँ, जिसमें वो कृति रॉबर्ट सनन होती है, राइट। रोबोट। सो व्हाई गेट गर्ल, वी कैन आज के डेट में अगर ऐसे ऑप्शंस आगे जाके खुल जाए,
तो अगर आपको घर के ही काम करने हैं, 3 टाइम जैसे आपने बोला कि बासी खाना नहीं, जैसे 3 टाइम खाना देना है, पानी देना है, तो गेट अ रोबोट इंडीड। एंड सबसे फनी बात ये है कि इंडिया में तो फिर भी हमारे पास मेड सिस्टम है। हाँ, हाँ, बाहर मैं वो भी कहा ना कि बाहर हुँ, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, लोगों के पास वो नहीं है। या एंड फिर somebody एंड माय फ्रेंड, मैं जिसका एग्जांपल आपको दे रही हूँ, शी लिव्स नॉट इन इंडिया, so the challenge becomes more, the even the हुँ, mother-in-law हुँ, is not staying with her, but the हुँ, demand is still there. And this one the one issue I'm telling, there are so many issues या from एब्सोल्युटली। the female side and from the male side in marriages. क्या कहीं पे एक जो हमने फैक्टर डिस्कस किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो फैक्टर है कि लड़कियां अब अपने हक के लिए लड़ने लगी, अपने हक के लिए अपना वॉइस आउट करने लगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बाकी लोग, इसलिए एक कहीं ना कहीं एक वो पैरिटी डिस्पैरिटी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है। क्या कहीं पे एक और फैक्टर ये भी है कि वेस्ट का कुछ इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है कि इतने सारे डिवोर्सेस, इतने सारे फेल्ड मैरिजेस, ट्रेंड रिलेशनशिप्स, इनका कहीं ना कहीं कुछ है है कोरिलेशन है? है लेकिन कहते हैं ना, हाफ एजुकेशन इज हम्म, मोर डेंजरस। तो हम वहां से ये तो अडाप्ट कर लाए हम्म, कि आप डिवोर्स दे दो अगर आप खुश नहीं हो, राइट, बट वो डिवोर्स से पहले और बाद में कितनी थेरेपीज और कोचिंग्स के थ्रू जाते हैं वो वो हम्म, हमें पता ही नहीं, वो हमने अडॉप्ट ही नहीं किया। राइट, तो हमने ये एब्सोल्युटली। अडॉप्ट कर लिया कि अच्छा वहां पे डिवोर्स हुआ तो हमने पार्टी कर ली। वो भी हमारे इंडिया में अब हो हम्म, रहा है कि लोग डिवोर्स करते हैं, पार्टीज हो रही हैं। बट पेन कैसे रिलीज करोगे? या क्योंकि फिर आप इसी पेन से किसी और रिश्ते में जाओगे या नहीं भी जाओगे, हम्म, हम्म, बट पेन एग्जिस्ट इन यू। तो हम जब अडेप्ट करते हैं ना कुछ चीज, तो कभी भी हम जर्नली भी हम्म, अगर हम किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गए, हमारे पेन को कोई चीज इन्फ्लुएंस कर गई जो प्रेशर की तरफ लेके जा रही है, हम्म, तो मेरा पेन है कि मैं अपने रिश्ते में अच्छी नहीं फील कर रही हूँ, हम्म, तो मुझे एक प्लेजर पॉइंट दिखा कि अच्छा डिवोर्स ले सकते हैं। हम्म, लेकिन हमने उसके प्रोसेस को तो अडेप्ट ही नहीं किया ना। जो इससे हम इन्फ्लुएंस हो गए उसका एक प्रोसेस है। अब एब्सोल्युटली। आप और मैं बात कर रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है। आप वहां पे लैपटॉप पे हैं, मैं यहाँ लैपटॉप पे हूँ, मेरा इंटरनेट चल रहा है, आपका इंटरनेट, अगर हम कुछ भी मिस कर देंगे ना तो ये कॉल पॉसिबल नहीं होगी। हम्म, तो लोग यही करते हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस होके कर लिया, बट उसके प्रोसेस को नहीं देखा कि हाउ स्ट्रांगली दे बिहेव आफ्टर मैरिज। वो मिलते भी हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। अब यहाँ इंडिया में बना के दिखा दो मुझे कि आपने डिवोर्स लिया और आपने नई शादी कर ली, और अगर आप अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रहे हैं, इससे आपके प्रेजेंट हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, या आप मुझे कोई भी आइडल सिचुएशन दिखा दो, वो बेचारा सिर्फ तब मान लेगा कि अच्छा भाई अब तो अति आ गई तो बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, आपने अडॉप्ट नहीं किया ढंग से, फिर आप डिवोर्स को गलत बताते हैं, फिर आप सिस्टम्स को गलत बताते हैं, हम्म, फिर आप कहते हैं कि मैं वहां से हो गया, या मैंने जो लिया है, कि मैंने जो डिसीजन लिया है वही सही है। आप उसी जद्दोजहद में, तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी अगर डिवोर्स के बाद जाते हैं, आपका पैटर्न पेन का वो ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बदलते हम्म, रहे लेकिन आपके इंसिडेंसेस सेम है। मींस आपका पैटर्न ऑफ ऑपरेटिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन से हम्म। वो आपने चेंज नहीं किया। क्या ऐसा भी होता है कि सपोज एक रिलेशन, फेल्ड रिलेशन से निकल के वो जो एक बैगेज, एक जो पेन जो आप रेफर कर रहे हैं बार बार, वो दूसरे रिलेशनशिप में भी कैरी होता है, चाहे वहां पे वो बिल्कुल पार्टनर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, जो भी एक्स वाई रीजन, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के जो स्ट्रेन है, जो दाग है, वो आपको फुली एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप को। 100% ऐसा होता है। बहुत कम लोग हैं जो उसको मतलब उसको हील करके फिर किसी नए रिलेशनशिप में घुसते हैं, हम्म, क्योंकि आप वही हैं। बिहेवियर जो आपने पोर्ट्रे किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, जैसे आपने बिहेव किया, वो आपके थ्रू हम्म, हो रहा है। सामने से तो आ ही रहा है पेनफुल, उससे कोई डिनाई नहीं, बट कई लोग पेन को डील करना डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कई लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो हमारे कोचिंग सिस्टम में हम उसे कहते हैं कि अगर आप ओल्ड पैटर्न्स के साथ नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आपके ओल्ड पैटर्न्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपके इंसिडेंसेस भी सेम आने लगते हैं जो पास्ट में आए हो। ओके। अगर मुझे आप, इफ आई हैव टू आस्क, क्योंकि जो आपके पास जो कस्टमर्स क्लाइंट्स आ रहे हैं, टॉप 5 रीजंस क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट दे आर रीचिंग आउट टू
टॉप 5 अगर आपको One रीजंस is बोलने। cheating. ओके, चीटिंग व्हिच इट कैन कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, Yeah, that's the only thing. द अदर पार्टनर, क्या ऐसा भी मतलब जस्ट इस पे थोड़ा सा ओके लेट्स आप पहले पॉइंट बताएं, देन वी कैन ड्रिल डाउन ऑन ईच पॉइंट। Right. फर्स्ट वन One इज is चीटिंग। cheating. One is in-laws. ओके No emotional connection between the partners. ओके Divorce, लूं या नहीं. ओके And fifth is their way of dealing with the problems. कि अब हम इतने साल हो गए हैं, नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो कई लोग कंफ्यूजन से भी आते हैं. ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा रिलेशनशिप फेल है या फिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मतलब जब शांत है हाँ तो अच्छा लगता है, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है. हाँ हाँ हाँ। जब गुस्सा है तो लगता है यार ये तो सब बड़ा टॉक्सिक आदमी है. और आदमी को भी ऐसे लगता है ये तो बड़ी टॉक्सिक औरत है. एंड एक और होता है कि जो आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है, लड़के का लड़की की फैमिली पे इन्फ्लुएंस और लड़की की फैमिली का इन्फ्लुएंस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वो मतलब इन लॉज वाले उसमें फैक्टर में ही हम हाँ, वो काउंट इन कर लॉज में लेते हम कवर कर हैं। लेते हैं क्योंकि इसके फैमिली, फिर सब रूट्स बहुत हैं. ये तो मेजर एग्जैक्टली है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, बिफोर वी मेक एक पॉइंट पे बात करें, अब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, चीटिंग हो गया, इन लॉज या फैमिली का इफेक्ट हो गया, इमोशनल कनेक्ट नहीं है दोनों पार्टनर्स में, डिवोर्स लूं या ना लूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और आइदर ऑफ द पार्टनर इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड कि शायद वो उतने इंटेलिजेंट एडुकेटेड नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो एक वो हो गई। नाउ इसमें से अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास जो कस्टमर्स रीच आउट करो उसमें से अगर मेल फीमेल का कोई रेशियो है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कोई ज़्यादा आपको रीच आउट कर रहे हैं? इट्स इक्वल. ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, और मैं एक हैरानी की बात बताऊंगी रौनिक, जब मैं इस हुँ, फील्ड में नहीं आई हुँ, थी तो मुझे हुँ, ऐसा लगता था कि मेल्स वाले चीटिंग के मुद्दे ज्यादा मेल्स की तरफ से आते हैं. हुँ, कि फीमेल बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया. बट हुँ, जब मैं इसमें आई और लोग मेरे पास आने शुरू हो गए तो मेरा ये मिथ बहुत स्ट्रांगली हट गया कि इट्स इक्वल. अगर हुँ, मेल्स भी चीट करें तो फीमेल्स भी उसमें हैं. तो राइट। ये एक बड़ा डिस्कवरी मुझे भी इस फील्ड में है, क्योंकि आप इंटरनेट पे जो डेटा निकालते हैं वो मोस्टली वो होते हैं जो आपको पता है, जो रजिस्टर हो गए, जो डिवोर्स केस रजिस्टर हो गए उसके थ्रू. एंड वैसे ही इन लॉज का ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही इन लॉज से प्रॉब्लम है, मेल्स को भी इन लॉज से प्रॉब्लम होती है. एंड राइट, डिवोर्स तो इट्स वेरी सिंपल कि वो दोनों के मन में फीलिंग आती है. मेल के साथ अलग रीजंस है, फीमेल के साथ डिवोर्स लेने के अलग रीजंस. एब्सोल्युटली। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, नेहा भट्ट, हु इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सेक्सुअल ट्रॉमा थेरेपिस्ट, राइट? उन्होंने बुक भी लिखी है, शी इज क्वाइट फेमस। सो उनसे भी मेरी बात हो रही थी सेक्सुअल ट्रॉमा पे, तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि आपके पास जो लोग रीच आउट करते हैं वो फीमेल्स में, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद फीमेल ज्यादा होंगी, एंड शी करेक्टेड कि मतलब मतलब डेटा एग्जैक्टली नहीं था उनके पास, बट शायद कि या तो 50-50 या फिर मेल परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी से है ना, हमें लगता है ना वो माचोइज्म, और ये हम राइट. मेल के प्रॉब्लम के बारे में जल्दी बात करते नहीं है, होते नहीं है. इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब एग्जैक्ट रूट में जाओ ना, तो आपको दिखेगा कि शायद शायद जो मेल है वो ज्यादा इफेक्टेड है कहीं ना कहीं। Right. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं चीटिंग पे, राइट? इतने सारे हमारे पास अभी अगर हम देखें जो सेलिब्रिटी वाले जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, कई सारे, मोस्टली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कुछ ना कुछ है। वेयर डू यू थिंक इन रिलेशन कि आइदर ऑफ द पार्टनर को ये लगता है, क्योंकि सी कभी कोई भी रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, दोनों में एक म्यूचुअल बॉन्ड है, म्यूचुअल लव है, हनीमून पीरियड है, सब कुछ है, वो एक चार्म खत्म होने के बाद क्या दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर दैट सेम चार्म, या फिर इस रिलेशन में जो गैप्स हो जाती हैं कि कम्युनिकेशन गैप्स हो गई, अंडरस्टैंडिंग गैप्स हो गई, या फिर जो इतने सारे और पॉइंटर्स हैं उनमें से कुछ भी आ जाता है, देन दिस स्टार्ट सीकिंग सोलेस समवेयर एल्स कि मुझे अब यहाँ से वो खुशी मिल रही है, यहाँ से वो जो मेरा सूनापन है, खालीपन है, मुझे इधर से पूरा हो रहा है, एंड दे गेट अट्रैक्टेड, और इट कुड बी एज सिंपल एज कि फिजिकल अट्रैक्शन हुआ एंड वो चीटिंग में आ गया। हाउ इज इट? तो मैं इस टॉपिक पे कई बार अपने यूट्यूब में मैंने पूरा क्राइटेरिया बेस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हम ना, एक तो है कि बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमंस क्या है कि उसको अट्रैक्शन होता है बहुत जल्दी.
आज आपको ब्लू शर्ट पे है, कल को आपको व्हाइट को पहनने का, आप 4 दिन ब्लू पहन लो, फिर आप एक हफ्ता ब्लू नहीं पहनोगे। इस बेसिक नेचर को पहले समझना होगा कि ह्यूमन नेचर इज टू गेट अट्रैक्टेड वेरी क्विकली। ये नेचर है हमारा, है ना। हम पहले भी इंसानों को ये था कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जब आए तो ये 1 मैन या 1 विमेन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ये आपके बेसिक नेचर में है तो ये होना बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। अब जो बेसिक नेचर के साथ प्ले करते हैं लोग, वो एक्चुअली में चीटिंग कहलाती है। प्ले क्या कहते हैं? प्ले मीन्स कि आप की वैल्यू सिस्टम है। रौनिक ने एक वैल्यू सिस्टम बनाई कि यार मैंने अपनी वाइफ से, जो मेरी वाइफ है जैसा है वैसा ही है, मैं इसमें इनपुट देने की कोशिश करूंगा, मैं इससे कभी भी आउटसोर्स नहीं करूंगा इस प्लेस को। ये डिपेंड किया आपके अपने वैल्यू सिस्टम पे। बट प्रॉब्लम्स आती रही। आपको हो सकता है थोड़े दिन के लिए ऐसा लगे यार कोई मेरी बात सुन रहा है तो बात कर लो, बट उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम करना और ज्यादा करना इज नोन एज मोर और लेस कि भाई तुम एक चीटिंग फेज में घुस चुके हो। अब इसमें लोग अगर अवेयर नहीं है तो वो फिजिकल भी पे भी जाएंगे, वो अपनी बाउंड्रीज भी ब्रेक करेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं समझेंगे एंड सो ऑन। और ये सारी जिम्मेदारी वो अपने पार्टनर पे कहते हैं कि जी ये समझ नहीं बना रही थी तो मैं बाहर गया। इनपुट तो डालते नहीं है हम फिर रीजंस देखते हैं कि अच्छा मैं कैसे ब्लेम करूं और इस चीज को कैसे डिफेंड करूं। तो ये ना इतना वास्ट है कि आप इसमें रीजन सामने वाला भी होता है, इसमें रीजन आप खुद भी होते हैं। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ और मैं इसकी स्ट्रॉन्ग बिलीवर भी हूं कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूं ना तो ये मेरी लाइफ में होगा ही नहीं। मेरा माइंडसेट अगर मेरे रिलेशनशिप के लिए है ना कि आई एम रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड आई विल मिटिगेट इट वॉट एवर इट विल कॉस्ट, तो ये होगा नहीं। बट इसके इट डिपेंड्स कि आपको बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्शन हो जाता है, कई बार आपको अपना ग्रेटिफिकेशन देखना होता है उस पेन से जो घर में चल रहा है, जो रिश्तों में चल रहा है, उससे आपको बाहर जाना होता है, या सामने वाला जो थर्ड पर्सन है वो भी आपको ज्यादा सपोर्ट करने लगा, या आपको सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए जाना है, या आपको मेंटल नीड्स के लिए जाना है, या आपको इमोशनल नीड्स के लिए जाना है। ये डिपेंड होता है। और बाहर जो आप रीजन ढूंढते हैं अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड, वो हमेशा होगा तभी आप बाहर जाएंगे, बट डील करने का कैपेसिटी आप में नहीं थी। बट लोग आज की डेट में कहते हैं कि मुझे इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन अपनी वाइफ से नहीं मिला, अपने हस्बैंड से नहीं मिला, तो मैं बाहर गया या मैं बाहर गई। इसी में मेरा एक थोड़ा सा एक सवाल है, what constitutes as a cheating? Is it only physical or it could be आप घर में तो बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर से, बट आप बाहर कनेक्टेड हैं ज्यादा किसी और से? देखिए एक बहुत अच्छा से गया क्या है, कैरेक्टर क्या है जो बंद कमरे में आप बात कर पाते हैं अपने बारे में। तो अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे और आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा लोगों की बातों में, या किसी को अच्छा लगना, या किसी को के लिए एक फीलिंग सोचना, वो फिजिकल हो सकती है, वो कैसी भी फीलिंग हो सकती है, चीटिंग तो वहीं से स्टार्ट होती है। ओके। बट फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। बट ये वियर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बेस ऐसा नहीं है। जब आप एक चीज को बार बार रोज लाइफ में देख रहे होते हैं तो वो बेस आपका है ही नहीं। ह्यूमंस का बेस ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप के इस पार्ट पे भी फोकस करना है ना, तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे बेस को मुझे चेंज करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, जिससे मैं चीटिंग वाले जोन में घुसूं ही ना। ओके। और चीटिंग के मामले में आप बोल रहे हैं कि मतलब ये ऑलमोस्ट 50-50 है कि बोथ द पार्टनर्स, आई मीन ये आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें ऑलमोस्ट 50-50 मेरे का पास फीमेल मेल जेंडर रेशियो इक्वल है ऑलमोस्ट। ओके ओके। 5-10% का डिफरेंस नहीं कह सकती, क्योंकि मेल्स यूजुअली कोचिंग के लिए उतना ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ये मुझे पता है, चीजें पता होती हैं, बट रेशियो सेम। क्या चीटिंग, मेरा इसी पे चीटिंग पे एक एक्सटेंडेड ये रहेगा, क्या चीटिंग का वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि आज कई सारे रिलेशंस में आप देखेंगे फिजिकल इंटीमेसी कम होती जा रही बिकॉज ऑफ अगेन XYZ रीजन?
क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन एक रिलेशन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ओन इश्यूज, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर्स इश्यूज, कि आप दोनों राइट। लोग काम करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, थक रहे हैं, आप सो जा रहे हैं। एक अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, मतलब मैं रील्स वील्स में मुझे पता चला देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, क्या था, LAT, लैट या कुछ था, कि दो मतलब कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, दे आर लिविंग अपार्ट टुगेदर, ये कॉन्सेप्ट भी आया है। सो क्या ऐसे ऐसे चीजों की वजह से वो फिजिक मतलब लोग कहीं और अपनी फिजिकल इंटीमेसी ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये नीड है, या अगर फुलफिल नहीं हुई तो बाहर जाएगा ही, आदमी भी जाएगा, औरत भी जाएगी। ये रीजन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। एब्सोल्युटली। ये है रीजन, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इमोशनल रीजन भी बाद में आते हैं, मेल्स के लिए ये रीजन बनता है क्योंकि वो ऐसे, मतलब अगर हम इसके साइंस पे जाएं तो मेंस की जो बेसिक लैंग्वेज है, देयर आर लव लैंग्वेजेस इन या रिलेशनशिप। उनका फिजिकल टच पहला लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में, 100% नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें भी वेरिएशन है। तो अगर वो नहीं होता है तो दे सीक फॉर, बिकॉज दैट्स देयर नीड। लाइक इमोशनल कनेक्शन फीमेल की पहली नीड बन जाती है, दैट्स हाउ दे डिजाइन। दे आर फ्रॉम सम प्लैनेट वेयर द इमोशनल नीड्स आर इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो नीड है भाई आपकी, आप उसको नहीं, अगर आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो आप कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएंगे? या बट ये जो लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, ये सिर्फ आज की बात तो नहीं है, देयर आर सो मेनी। अगर आप हमारे भी पीछे के जनरेशन, मतलब जो हमारे आगे, मतलब सॉरी आगे नहीं, पीछे के जनरेशन है, आवर अंकल्स, आवर दोज जनरेशन, इफ यू लुक एट, देयर आर सो मेनी मैरिजेस जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी है ही नहीं। एंड इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, फैमिली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है दो आइदर ऑफ द कपल्स पे। देयर आर, मतलब उसको आप उसी संज्ञा में रखेंगे कि इट्स अ एब्सोल्युटली फेल्ड मैरिज। वो बस वेट हो रहा है कि आइदर ऑफ द पार्टनर, क्योंकि एज हो रही है तो आइदर ऑफ द, क्योंकि दोनों को हैबिट हो गई है, एंड आगे जाके कोई ना कोई एक पार्टनर कुछ टाइम में दे विल नेचुरली, वो चले जाएंगे इस दुनिया से, तो वो रिलेशन अपने आप वहीं पे खत्म होगा, राइट? ऐसे ऐसे तो मतलब मुझे लगता है हर घर में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ऐसे हैं रिलेशंस, मतलब टॉक्सिक रिलेशन के एग्जाम, मतलब डेफिनेशन पड़े हुए हैं वहां पे। तो मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, नो, नहीं, नन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर न्यू, इट्स नो। जस्ट देयर, अब हम धीरे धीरे उनके चीटिंग बारे में पहले बातें भी कर हो रहे रही थी, अभी भी हो रही है। हैं। पहले हाँ, इतना एविडेंटली नहीं पता चलता था, अब पता चल रहा है। एब्सोल्युटली, हो पहले एब्सोल्युटली। भी रही थी, आप ना 80s में चले जाइए, 90s में चले जाइए, 2000 में चले जाइए, अभी तो 25 है। वो पहले भी रही थी, अभी भी हो रही। इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए। या और ये बड़ा ना कंफर्टेबल जोन है, कई लोग चीटिंग के बाद भी साथ रह रहे होते हैं क्योंकि अभी वो रिलेशनशिप उनके लिए कंफर्ट हो गया। अभी क्या तुम डिवोर्स में क्या घर वालों को बोलोगे, क्या तुम सोसाइटी को बताओगे? तो ठीक है, एक दूसरे को माफी दाफी दी और 2 4 6 महीने अच्छे से रहे और फिर उसमें चलने चलने लगते हैं आप। ऐसे भी कई सारे केसेस हैं जहाँ पे दोनों ही पार्टनर आउट ऑफ द मैरिज उनके अफेयर्स हैं, एंड ऑब्वियसली जब हम नॉर्मल, हम जैसे लोगों की बात करते हैं तो किसी को पता नहीं होता, व्हेन इट कम्स टू अ सेलिब्रिटी, ऐसे जो नोन फेसेस हैं उनके बारे में सबको पता चल जाता है, एंड दे ऑल्सो नो अबाउट ईच अदर। एंड वो, क्योंकि वही बात है कि एक सोसाइटी है, एक PR इमेज है, सब कुछ है, वो हमें कैरी करके रहना पड़ता है। हमारे लिए सोशल इमेज हो गया, उनके लिए PR फंक्शन, आप जो भी कह लीजिए, पूरा उनका एक मशीनरी जो पीछे चलता है, उनका एक इमेज बनाने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए वो रहते हैं उसी रिलेशन में। बट इट्स अ एब्सोल्युटली फेल्ड मैरिज, जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट दे आर ए हैप्पी कपल। राइट। ओके। ऑलमोस्ट दैट, तो कहते हैं ना, वो अंदर से तो खोखली है। हम्म। बच्चा है तो जिम्मेदारी है, सोसाइटी या है तो जिम्मेदारी है, वो हम निभा रहे होते हैं। ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो आपने बोला, इन लॉज या फैमिली का जो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियसली इंडिया में शादी तो दो लोगों की शादी होती नहीं है, दो फैमिली की तो एक यूनियन है होता है, और वहीं पे रह रहे हैं जो अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है ये चीज़ मेंटेन करना?
कि मुझे अपने पार्टनर फिजिकल की भी अपीयरेंस में तो एनी हाउ डिफिकल्ट है, क्योंकि आप 24 आवर्स उनके बीच में हैं। या आप वो मुश्किल, बट है इफेक्ट उन पे भी जो अलग रह रहे हैं। मैंने बताया ना, जैसे मेरी फ्रेंड तो बाहर रहती है, बट इन्फ्लुएंस है। फिजिकल का ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन असर बिल्कुल दोनों पे इक्वली होता है, इमोशनली और मेंटली। इन-लॉज का, कई लोग इन-लॉज ऐसे भी हैं कि वो आपने बच्चों को तो विदा कर दिया, बट वो कहते हैं ना साया, तो जहां जहां रहेगा मेरा साया वो भी होता है। एंड दोनों पेरेंटिंग की तरफ से होता है, मतलब फीमेल की भी और मेल की। आई थिंक यहाँ पे हम फेल करते हैं, मुझे जो लगता है इंडियन सिनारियो में, कि हमें लगता है कि ये तो मेरा बच्चा है, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड आपका बच्चा होने के अलावा नाउ ही इज समवन्स वाइफ, शी इज समवन्स वाइफ एंड ही इज समवन्स हस्बैंड। एंड आई डोंट थिंक ऑब्वियसली मदर फादर, मतलब मदर सन रिलेशन ये सब, बट अगर एक रिलेशन जो आप चूज करते हो, जो आपका लाइफ बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है, दैट्स योर पार्टनर। क्योंकि बिल्कुल। आपके सारे डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, करियर डिसीजंस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, राइट? अगर आपका ये डिसीजन खराब हुआ, इट कैन रियली स्पॉइल यू। क्योंकि ऑब्वियसली मदर फादर आप चूज नहीं कर सकते हो, यू आर बॉर्न इनटू दैट, बट ये एक ऐसा रिलेशन जो आप चूज कर रहे हो। तो क्या ये केसेस हो रहे हैं कि जहाँ पे पार्टनर्स, आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, इज प्रायोरिटाइजिंग अपने पेरेंट्स को मोर देन द हस्बैंड, हो रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं रिलेशन को? इफेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने कहा ना कि पहले हम्म विमेन्स को पावर नहीं थी, या मेल्स अलग तरह हम्म से ऑपरेट करते थे। अब वो तब तो नहीं ठीक कर पाए, अब वो चाहते हैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो अगर हम्म मेरी माँ के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो। तो वो क्या करेगी, हमेशा प्रोटेक्शन में रहेगी। बट वो प्रोटेक्शन इज नाउ स्पॉइलिंग द गर्ल्स मैरिज। सिमिलरली मेल के साथ भी है, हम्म क्योंकि उनके हस्बैंड ने कभी उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो जो माँ, Absolutely. मेरा Right. मेरा जो बेटे की माँ है, बेटे हम्म की जो माँ होती है, उसको लगता है यार मतलब ये भी उतना ही संभल के चले। हम्म या अगर जो एक और इसमें नया फैक्ट है कि जो आ गई, अगर उसका बेटा उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे, तो उसको ये भी लगता है कि यार ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। या ही फील डिप्राइव बिकॉज उसके साथ नहीं हुआ। तो वो एक जेलसी भी आती है, और ये सब सबकॉन्शियसली, कोई कॉन्शियसली इसको नहीं करता है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये क्या करेंगे, ह्यूमन नेचर है। अगर मेरे से ज्यादा रौनक किसी को फैसिलिटीज मिलेंगी मेरे ही घर में, तो हम्म मुझे थोड़ा तो जेलस होगा, मतलब वी आर ऑल ह्यूमन। हाँ। या मेरे साथ जो पेन हुआ वो मेरी बेटी के साथ अगर मैं देख भी लिया, यार ये क्या हो रहा है, तो मैं तो मतलब हथियार लेके पहुंचूंगी। बट दे फॉरगेट कि दीज टू पीपल आर एडल्ट्स, दे लेट देम रिजॉल्व देयर इश्यूज। आप मत दो प्लेट में सर्व करके, वो तो ग्रो ही नहीं हो रहे ना। हम्म आपने जो भी किया आपने फिगर आउट कर लिया था ना उस टाइम पे। आपके वेज सही गलत पे मैं नहीं जा रही, लेकिन लेट देम फिगर आउट हाउ विल दे ग्रो। राइट। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, मतलब अगर 3-4 पॉइंटर्स अगर आपको देने हो आइदर ऑफ द कपल्स को, आइदर ऑफ द पार्टनर को इन अ मैरिज, कि आप ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, यू कैन नॉट कि नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हो चुका है, हो चुकी हूँ, तो मेरे जीवन में आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है, दैट कैन नेवर हैपन, दैट राइट? कैन, यू कांट डू। यू कैन डू दैट। But having said that, how do you now set boundaries? What do you tell to your customers or the clients that come to you with these issues? कि मेरा जो हस्बैंड है, क्योंकि एक माँ के लिए वो बेटा, वो राजा बेटा ही है, वो घर आए तो उसको खाना देना, ये देना, एंड उसमें अगर वो देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ है, कि वो ये नहीं समझ पाते, कि सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि किसी की वाइफ वर्किंग है, वो भी आ रही है उसी टाइम पे, वो भी उतना ही मेहनत करके ऑफिस आ रही है, बट द the boy's mother would or the father would fail to understand that, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मेरा बेटा काम करके आया है। तो कैसे आप यहाँ पे 3-4 पॉइंटर्स आप क्या देते हो कपल्स को कि? तो मैं मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए दूंगी। तो हाँ। अगर हस्बैंड को ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि वो कैसे बैलेंस आउट करता है दो फीमेल्स के बीच में। हम्म
अपनी मदर, क्योंकि उसके भी इमोशंस हमें ध्यान रखने Yeah. हैं, उन्होंने बहुत साल हमें इन्वेस्ट किया एंड दे आर बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर, Yes. है ना? Absolutely. तो ये उनको मेल्स को सीखना होगा, बाउंड्रीज बनाने, अच्छी बाउंड्रीज बनाना सीखना होगा। तो कई लोग बाउंड्री की जगह वॉल्स बना देते हैं Yes. कि मेरी माँ कह रही है तो तुमको करना है, वो ऐसा कह रही हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको ऐसा नहीं चलता। तो बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको एक सेट ऑफ बाउंड्रीज बनाते कैसे वो सीखना होगा। एंड बाउंड्रीज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा बैलेंस आउट करें, थोड़ा सा ग्रे एरिया में ऑपरेट करें कि अच्छा वो भी आई है, मैं भी आया हूं, थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं इस चीज को। और ये कॉन्वर्जेशन हो सकता है आपको दोनों फीमेल्स का, तो अलग अलग करने से। और फीमेल के साथ भी यही होगा कि वो अपने मदर इन लॉ को रिएक्टिव ना होके बल्कि रेस्पॉन्सिव होके बताएं कि यू नो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा इसको करती हैं, बट मेरे लिए भी हार्ड है। क्योंकि आप जब भी रिएक्टिव होंगे, सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो रेस्पॉन्सिव होके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। देखिए, किसी की एक्सपेक्टेशन है, या तो आप फुलफिल कीजिए या उसको अंडरस्टैंड कराइए कि आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी हम 1 बजे मिले और हो सकता है मैं नहीं कर पाती, तो मुझे ये बात अच्छे से कम्युनिकेट करती तो आपको भी रिसीव हो जाती। Yeah. तो यही होता है, एक इंसान जो मेल है, जो उस घर में है और पहले से था, उसकी माँ है, क्योंकि लड़की आई है तो उसको बाउंड्री बनाना सीखना चाहिए, सही बाउंड्रीज। जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको कहें, और इमोशनली किसी को अप डाउन ना कराएं, बैलेंस। फीमेल्स को रिएक्टिव होने की जगह रिस्पॉन्सिव वे में बताना पड़ेगा कि मैं आती हूं तो मुझे 15 मिनट चाहिए होते हैं, फिर मैं आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई नीड 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, या आप इतना करके रख दीजिए, मैं आगे का देख लूंगी, या मेड को इतनी इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, मैं आगे का देख लूंगी। देयर आर मेनी वेज, बट क्या होता है, हमें रिएक्टिव ही होना होता है, हम रेस्पॉन्सिव नहीं हो पाते। मुझे कई लोग आके कहते हैं कि आप जो कह रही है ना वो हमने कहा। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आपने किस इंटेंशन से कहा, गुस्से वाली से कहा तो रिएक्टिव ही है, भले आपने टोन कम रखी होगी। तो क्योंकि रिश्ते ना चलते ही बहुत सारे इंटेंशन और वाइब्रेशन से हैं। एंड आई थिंक ये जो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ वाला रिलेशन है, दिस इज वन ऑफ द वो रिलेशन है जो कि बिल्कुल ही एनी टाइम एज पे है। अरे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दिस वे गया तो वो एक मदर डॉटर का रिलेशन बन सकता है, इधर आया तो वो इट कैन बी एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस, एंड नॉट फॉर दोज टू पीपल बट आल्सो फॉर द बॉय, वो जो लड़का है उसकी तो लाइफ हेल हो सकती है। एंड एक चीज मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, मैं जब लड़कियों को ग्रे एरिया सिखाती भी हूँ, विच इज अ स्मार्ट एरिया, तो मैं ये कहती हूँ कि देखो ये बात मान लो कि उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम्हारे से उनका लगाव और तुम्हारे हस्बैंड से उनका लगाव अलग होगा। यस, इसको मानने में कितना इजी हो जाएगा ना रौनिक, लेकिन यही बात कि वो अपने बेटे जैसा मुझे प्यार नहीं देंगी, नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम नहीं सोच पाते। फिर ऐसा होता है कि मान लो इस बात को, बट ये मानना मुश्किल है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में ना ये लिखा गया था कि वो तुम्हारी मम्मी भी है। मम्मी मानो, मैं ये मना नहीं करती, बट मदर इन लॉ मानोगे तो ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाओगे और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। मतलब ये लॉजिकल है, इससे समझना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, वो ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है आपको कि ऐसा कैसे, मेरी माँ तो उतना ही करती है। तो आपने जब भी आप किसी को कोई चीज देते हैं, जैसे सपोज लड़की की माँ देती है ना भाई अपनी लड़की दिल पे एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन जो भी रिचुअल है शादी का उसके हिसाब से, तो वो इसके लिए कि भाई वो जहां दिया है वो सेफ स्पेस रहे, तो वो न्यूट्रल यूजुअली बिहेव करती है, बट जैसे ही आप पे आता है तो वो साइड तो आपका ही लेती है ना। तो माएं अपने बच्चे का ही साइड लेंगी। एब्सोल्युटली, ये तो है ही है। अगर फिर देन अगर देखें, ये हमने बात की टिपिकली फ्रॉम अ बॉयज मदर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हेन इट कम्स टू द गर्ल्स फैमिली, किस जहां पे आपने बोला कि मेल्स को भी प्रॉब्लम होती है इन लॉ से, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग? तो वो ओवर इंटरफेरेंस होती है कि कुछ भी हुआ तो फोन कर दिया, मेरी मदर की बिचिंग करती हैं अपनी मदर से, उसकी मदर के डिसीजंस चलते हैं हमारे यहाँ से, तो हम विदा होके आ जाते हैं, बट हम विदा होते भी नहीं है टाइप, मेंटली हम वहीं होते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी माँ मेरा सेफ स्पेस है, तो मेरे को यहीं से सोल्यूशन मिलेगा,
यहीं से मुझे रिलीफ मिलेगा। तो वी यूज टू शेयर एवरीथिंग। और ऐसी बातें आप पार्टनर्स के बीच में छुपा नहीं सकते। मतलब हस्बैंड को पता चलता है तो उसको ये है कि ना राइट कि मैं कुछ भी कह रहा हूं, जा तो वहीं रहा है, फिर मेरा सोशल रेपो खराब हो रहा है, मेरी माँ का सोशल, दोनों ही पॉजिटिवली ऑपरेट कर रहे हैं अपने अपने पेरेंट्स के लिए। हम्म और वो भी एक एक्सपेक्टेशन से आया ना। अगर उन्होंने 25 में शादी की तो उन्होंने 25 साल में देखा है कि उनकी माँ कैसे इन लॉज के साथ बिहेव करती थी, अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करती थी। वो एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि मेरी वाइफ भी फिर ऐसे ही बिहेव करे मेरे घर वालों के साथ। अपने घर वालों को ना पता है, लड़के को लगता है मेरी मम्मी अपने घर वालों को कभी इन्वॉल्व नहीं करती थी, वो उन्होंने हमेशा खुद से डील किया है, वो हमेशा हम्म स्ट्रांग रही है। तो वो अपनी वाइफ से भी एक्सपेक्ट करता है। ये एक शायद बहुत बड़ा पॉइंट है कि पहले जैसे जो हमारे मदर होंगे या फिर मेरे मदर इन लॉ होंगी, इन्होंने अपने मदर इन लॉज के लिए किया है साथ, मतलब वो सब। अब कहीं ना कहीं चीजें काफी चेंज हो गई हैं, बट राइट। उस टाइम के जो भी फीमेल है उनको लगता रहे हम तो ये बहुत इजीली करते थे, हमने तो इसको कभी एज ए अदर वे नहीं लिया। अब जब हमारी बारी आई रिसीविंग एंड पे, तब ये दुनिया एकदम ही चेंज हो गई, राइट। और ये उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत शायद। मुश्किल होता है ना, जनरेशनल चेंज आसान नहीं है। हम्म पहले आप होली पे गुजिया घर पे बनाते थे तो आप 2 दिन लगते थे। अब आप बहुत इजी है बाहर से ना, तो दुख तो होता है ना यार, मेरे टाइम में तो मैं 2 दिन बैठ के बनाती थी। ये आप बहुत छोटे छोटे से दुख हैं, बट इनका जो पेन है, एंड देन यू सी समथिंग जो आपके हम्म साथ, जिसको आपने बड़ा किया, जनरेशन बदल गई। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा केस ये भी है, हम्म, अगर हम हर चीज ऐसी बात करें तो एक बात ये भी है कि कई पेरेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं या ऑब्वियसली। कि यार कोई बात नहीं, इनकी अपनी लाइफ है। एंड आजकल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आया है कि बिफोर मैरिज दे क्रिएट अ स्पेस फॉर देयर किड्स हम्म एंड अलाउ देम टू सॉल्व बाय देयर ओन सेल्फ, कि तुम लोग करो, हम बैक एंड पे है, तुमसे नहीं होगा तो हमारे। ये आज के हिसाब से राइट पेरेंटिंग है। राइट। बट ऐसा रेशियो कम है, केसेस है, रेशियो कम है। आपको मैं बता रहा हूँ, देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और हम्म। वो जब मुझे पता चला ना, मुझे लगा यार ये कितने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। सो व्हाट दे हैव डन, माय फ्रेंड लिव्स विथ हर विथ हिज वाइफ इन द सेम बिल्डिंग, 3 या 4 फ्लोर हैं। सो ऑन आई थिंक दे लिव इन बैंगलोर और समवेयर, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली सबके अपने अपने पैटर्नल होम तो इधर उधर तो है ही है। नाउ the boy's family, the girl's family, and the my friend and his wife, they all stay together, and yet on in different houses on different levels. राइट। उसमें क्या है कि इन दोनों की जो पर्सनल स्पेस है दैट इज इंटैक्ट। अगर किसी को ऑब्वियसली देयर, लड़की के भी पेरेंट एज हो रहे हैं, लड़के के भी पेरेंट्स की एज हो रही है, दे आर ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, बट अगर कुछ भी है तो एवरीवन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट। yet everyone has their separate space and राइट। privacy. राइट। दिस इज अ वेरी गुड, एंड दिस इज व्हाट वी अडॉप्टेड फ्रॉम द आउटर इंडिया। Hmm. ऐसा वहां पे भी होता है, सब आसपास रह रहे हैं, एंड ज्यादा अच्छा सिस्टम है। Right. ये एक समझ की बात है। इस पे अगर आप एथिक्स जोड़ देंगे कि हम जॉइंट फैमिली हैं, हम Hmm. Hmm. न्यूक्लियर नहीं हो सकते, ये आपकी कंप्लीटली फैमिली स्ट्रक्चर पे है। इस पॉइंट पे ये जो इन-लॉज़ और जॉइंट फैमिली, इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि इस चीज़ का जितना इन्फ्लुएंस होता है ना, शायद ही किसी और, बाकी सब नहीं, चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप दो ट्विकिंग करेंगे, लोगों के कोचिंग बीच। लेंगे, बट ये चीज़ है ना, इसमें सिर्फ आपके कोचिंग पे डिफरेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे बहुत से लोग और जब आपकी शादी हो रही है, टेकिंग अप वेरियस रोल्स, एक लड़की एक चाची बन रही है, मामी बन रही है, XYZ, सिमिलरली एक लड़का भी बन रहा है, तो राइट। एक्सपेक्टेशंस हैव कंप्लीटली चेंज्ड कि आपको साल में एक बार अपने जो भी एक्सटेंडेड इन लॉज वहां पे भी विजिट करना है, कोई फंक्शन हो गई वहां पे आपको एक तरीके से पेश आना है। और शायद कभी इन सब चीजों में ये होता है कि दो लोग इरिटेट इसलिए भी हो जा रहे हैं, यार व्हेन आई कैन गेट टू बी माई सेल्फ, मैं खुद अपना लाइफ का भी बनूं, अगर मैं इसी में रह जाऊं कि इसके सामने मुझे ऐसे बिहेव करना, उसके सामने ऐसे बिहेव करना, अगर घर में कोई आ गया तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, एंड दिस टिपिकली हैपेंस विद द फीमेल,
कि वो जैसे राइट, अगर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दे कैन लिव फ्रीली, वो अपना जैसे भी जो भी क्लोथिंग उनका जो भी जैसे भी कोई अगर आ गया इन लड़के के घर के तरफ से, देन द गर्ल इज सपोज टू चेंज हर एंटायर वो। अटायर, राइट, सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जो आपने राइट, गुजिया वाली बात बोली, नाउ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, पहले कोई घर में आता था तो वो 10 तरह के पकवान बन रहे, ये बन रहे, वो मिठाइयाँ तक घर में बन रही हैं, सब कुछ घर में बन रहा है। अब क्योंकि दोनों पार्टनर्स के पास उतना टाइम नहीं है, एंड इट इज रॉन्ग कि आप किसी के ऊपर डाल दो कि भैया ये कोई भी आ रहा है आपको उसके लिए इतनी चल, आप कुछ चीजें तो बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हो यार, सब कोई हर कोई बाहर खा ही रहा है, तो आप कुछ चीजें बाहर से मंगवा लो, कुछ चीजें घर में बना लो। राइट, दिस कैन मेक थिंग्स सो सिंपल। या, बट सिंपल इज डिफिकल्ट। या सिंपल, मतलब ये कितनी बड़ी आयरनी है। आई मीन हमारे शो का नाम आयरॉनिक है, एंड वी ट्राई एंड फाइंड द आयरनी इन एवरीथिंग। सो सिंपल इज डिफिकल्ट, आई थिंक ये सिंपल इस इज वेरी एपिसोड का डिफिकल्ट। टैगलाइन हो जाएगा, सिंपल इज डिफिकल्ट। हाँ, एंड इट इज। अगर मैं फिर से कमिंग बैक टू द इन लॉज एंड द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड बोथ द पार्टनर्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उसके बिना नहीं चलता। अगर कोई ये बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, तो फिर वो कोई भी रिलेशन दो, क्योंकि एक बिल्कुल ही दो अलग अलग इंसान है, अलग अलग सोच है, अलग अलग परवरिश है, अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, सो हाउ कैन दे थिंक अलाइक, वो हो ही नहीं सकता। सो कॉम्प्रोमाइज कहीं जरूरी है, बट कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस पे आप कर रहे हो, वेदर आप इस बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं जी ये तो ड्यूटी है और ये करना है बिकॉज ये मुझे खुश रखने के लिए करना है, और यू वांट कि चलो अगर मैं ये छोटा सा ट्विकिंग कर दूं, छोटा सा एक मैं चीज मान लूं, तो माई पार्टनर विल बी हैप्पी, एंड दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड बोथ द वे। करना वही आपको चीज है, लेकिन देखने का अलग अलग नजरिया है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई है तो करना है। नाउ यू माइट डू इट, बट विल डू इट विथ हाफ हार्टेड, और वो हम्म, आप अनहैप्पी होके करोगे, और वो धीरे धीरे एक भरता रहेगा आपके दिमाग में। सेकेंड वे, कि आप बोथ पार्टनर्स टॉक अबाउट इट, एंड आई रिक्वेस्ट माई वाइफ कि यार थोड़ा सा ये चेंजेस कर लो, जस्ट डू इट फॉर मी, ताकि ये अगर 2 दिन 3 दिन का कुछ एक छोटा सा है आप ये कर लो, या फिर अगर आपको सर्टेन वे में कुछ करना कर लो, इट विल बी इट विल बी इट विल गिव मी हैप्पीनेस, राइट? देयर इज राइट। अ वे टू लुक एट इट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर यू नो coaches or the clients So in I say कि always when there is a complexity in the environment, hmm use the positive approach. So compromise खुद से एक negative word है ना? hmm अगर हम इसे डिक्शनरी करेंगे तो you have to do something, some effort. But जब हमें efforts डालने हैं तो let's accept. hmm Acceptance की बन जाता है आपका. So if you communicate your wife also that you mention her कि this is her basic nature, and if you easily accept it, that will help both of us. तुम क्यों बदल जाओ, तुमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि वो जैसा है वैसा तुम अगर उसको मान लोगी तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आप अभी जैसे हम कहते हैं ना कि आप एडजस्ट कर लोगे या hmm कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो ना आप लोगों की कॉन्वर्जेशन फिर रोज ऐसी हो जाए, 4 महीने इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ नया आ गया, बताओ क्या करना है। hmm तो जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट से ही किसी चीज को रिपेयर करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, वो हमेशा आपको चैलेंज देगा। बट इसलिए कहते हैं जब एनवायरमेंट नेगेटिव है तो अप्रोच पॉजिटिव कर लो। जैसे कोविड बाहर चल रहा था तो घर hmm को सैनिटाइज किया आपने, right, एनवायरमेंट सैनिटाइज करने जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक एक्सेप्टेंस एक टूल है। मैं इस ग्लास को अगर इसी ग्लास शेप, इंटेंसिटी, थिकनेस के साथ एक्सेप्ट कर लूंगी तो मुझे ये बुरा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं सोचूंगी काश ये लंबा होता, hmm काश इसमें मैं और पानी, इसमें 300 ml पानी आ जाता, क्योंकि फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। yes, absolutely. तो एक्सेप्टेंस बहुत प्यारी चीज है, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसको आपको ट्रेनिंग लेने का मतलब आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि क्या बेनिफिट है इसका। hmm तो अभी आपने कहा, आपने भी किया ना कुछ बीच में हमारे हर्डल आया, आपने एक्सेप्ट किया,
अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप खुद में मेरे लिए सोच सकते थे, अरे यार Right. इसको पहले से सोचना चाहिए था, हमारा कुछ है, यू एक्सेप्टेड इट, इट वाज इजी फॉर बोथ ऑफ अस। जब हम बहुत अननोन लोगों के लिए 2 मिनट का एक इंसिडेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मे बी इन फॉर्मेलिटी, तो 2 लोग जिनको जिंदगी भर साथ रहना है, आप अपने ट्रुथ नहीं बदल सकते, आप अपने पेरेंट्स नहीं सब बदल सकते, Absolutely. तो फिर आप Absolutely. कर सकते हैं ना। ये कोई तो कह रहा था, आई थिंक शाहरुख खान सर इन एन इंटरव्यू, या फिर कोई तो था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि हम बाहर के लोगों के लिए इतना पोलाइट हो जाते हैं, सुन लेते हैं, बातें सुन लेते हैं जिनसे शायद हम अगली बार मिलेंगे भी नहीं, एंड राइट, जिनके ओपिनियन हमारे लिए, ओपिनियन एग्जिस्टेंस मैटर भी नहीं करता शायद हमारे लिए, हम उनके लिए सब कुछ कर जाएंगे, हम उनके लिए बहुत पोलाइट हो जाएंगे, बहुत। व्हेन इट कम्स टू द पीपल दैट रियली मैटर, आपकी, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके क्लोज वंस, आपके फैमिली, हम उनसे, उनको ऐसा ट्रीट करते हैं कि यार तुम कुछ हो ही नहीं, जबकि इट शुड बी द अदर वे। आई मीन ऑब्वियसली यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, राइट, राइट, बट आपको जो आपके लाइफ में रियली मैटर करते हैं, आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में, आपके फेलियर में जो है, आपको उनसे तो हमेशा अच्छे बिहेव ही करना चाहिए ना। ऑब्वियसली जब आप 2 लोग रहते हो तो डिस्प्यूट्स होंगे, सब कुछ होंगे, बट उसको हैंडल करना भी एक रेस्पेक्टफुल मैनर में करना चाहिए। और नेचुरली करना चाहिए। इसको और सिंपल बना दो ना, तो नेचुरली करना चाहिए। नेचर में कुछ नेगेटिव नहीं है, तो आपके नेचर में भी नेगेटिव नहीं है, Yeah. बट जैसे आप फिल्टर्स लगाने बैठते हैं हम्म, तो आर्टिफिशियल भी बन जाते हैं, पेनफुल भी बन जाते हैं, एंड सब कुछ चीजें होने राइट। लगती हैं। सो ये सिंपल है, बट हमने वही ना, सिंपल इज डिफिकल्ट। सिंपल इज डिफिकल्ट। हमने 2 चीजों पे बात की, वन इज चीटिंग एंड वन इज इन लॉज, जो हमने एक्सटेंडेड पूरा फैमिली के बारे में बात किया। नेक्स्ट आपने एक पॉइंट बोला था कि नो इमोशनल कनेक्टिविटी, या फिर नो इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द 2 पार्टनर्स। इट्स वो क्या, कैसे हो जाता है, ये पॉइंट कब आ जाता है? ये जो बहुत बेसिकली अंदर घुसता है, वो ऐसा होता है कि जब मेल के पास, मेल को स्पेस पसंद है, तो मेल्स के ना एक, देयर इज अ कंप्लीट बुक ऑन दिस बाय लाइक मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। ये किताब है जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि मेल्स की एक आदत है कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने शेल में चले जाते हैं। वुमेन्स की एक आदत है, जब कोई प्रॉब्लम आती है उनको डिस्कशन पसंद, वो शांत मोड में जाते हैं। फीमेल्स अपना कम्युनिकेशन मोड चाहती हैं। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली फीमेल्स इमोशनली हाइपर रहती हैं एंड मेल्स थोड़ा साइलेंस में रहते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन ही वर्क नहीं करता, मास वीनस कैसे साथ ले आओगे आप? तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आया तो उसने या तो मेल एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, या फिर एकदम वो शेल में, जहां उसका अपना कॉज होता है वो शेल में जाता है, जहां उसको लगता है अच्छा इसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सपोज माँ से हुई तो वो कहता है अरे ठीक है तुम मम्मी को मैं बोल दूंगा, ये सॉल्यूशन। बट इससे उसकी हियरिंग नहीं हुई वाइफ की। अब क्या हुआ, जब ये 2 लोग साथ नहीं केमिस्ट्री बना पाते, तो सबसे पहले जो इमोशन आपका अटेंड होता है हमसे, वो होता है सैड का, वीकनेस का, पावरलेस होने का, अनअटेंडेड होने का, क्योंकि आपने मुझे मेरी तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैं इस सारे जोन में जाऊंगी। और मेल भी सेम जोन में जाते हैं जब उनको प्रॉपर इमोशनल अटेंडिंग नहीं मिलती, कि वो शाम में आया तो 100 बातें अलग हो गई, तो कहां से वो एंड देन देयर इज अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर इमोशनल डिस्कनेक्शन। वन इज सोशल मीडिया इज वेरी 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 इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि रील्स देख के आप सोचते हो कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसे करेगा, वो होता नहीं है। एक रील बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वो लोग उनका एक जरिया है ना, तो हम इमोशनली उसको ज्यादा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा फैक्टर करता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, जो आप सोच के आए थे रिलेशनशिप में नहीं होती, तो आप इमोशनल डिस्कनेक्शन में जाते हैं। आपको सेम तरह का रिस्पॉन्स जो आपने सोच लिया वो नहीं मिलता, तो आप इमोशनल डिस्कनेक्शन में जाते हैं। इन लॉस तो है ही। फिर आजकल फाइनेंसेस भी एक ऐसा आ गया, लड़कियां या लड़के ये सोचते हैं अच्छा फाइनेंसेस जब मेरी वाइफ आ जाएगी तो इक्वल हो जाएंगे, बट पता चलता है और बढ़ गए। फीमेल ये सोच के आती है कि मैंने जो विशेष घर में नहीं पूरी की, एंड वाइस एंड वर्सा, मेल्स आजकल फाइनेंशियली इक्वल अर्न करते हैं, तो वो ये कॉमनली डिपेंडेंस और एक्सपेंसेस वाला वेरी करता है, लेकिन नहीं है। और आजकल एक चीज जो आपको नहीं मिल रही है ना वो खरीदने से, वो है स्पेस।
आप इसे खरीद नहीं सकते। जब ये नहीं मिलती, इंडिविजुअल स्पेसेस नहीं मिलता, तो रिबेल एटीट्यूड आता है। रिबेल होने में भी इमोशन सबसे पहले आपके ट्रिगर पे जाते हैं। जब आप इंडिविजुअल स्पेस कह रहे हैं ना, मैं दो सिनारियो में पूछ रहा हूँ। एक सिनारियो में जहाँ पे दोनों पार्टनर वर्क में है, वर्किंग अपने है। जॉब में है। वन जो चीज़ शायद हम कहीं ना कहीं फेल करते हैं समझने में, हमें लगता है कि इंडिविजुअल स्पेस का मतलब है जो टाइम हम एक दूसरे से अलग हैं। इट मेरे हिसाब से ये नहीं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं जॉब में जा रहा हूँ, माय वाइफ गोज टू अ जॉब, हम्म। एक कहीं हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे वी डोंट हैव द टाइम टू सिट फॉर इवन 5 मिनट्स और हम अपने थॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, पॉसिबल नहीं है। आप घर आते हो, आप घर में आके आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो अब अपने स्पेस में था, ये अपने स्पेस में थी, अब आएंगे तो अब साथ में ही सर। एज अ ह्यूमन बीइंग वी बोथ नीड नाउ स्पेस फॉर आवरसेल्व्स, चाहे वो आधे घंटे का टाइम हो, उसमें चाहे मैं कुछ भी करूं, आई डू नथिंग एट ऑल। मैं बैठ के किताब पढूं, पढ़ा मैं रहा हूँ। बैठ के पढ़ा रहा हूँ, टीवी देखूं, रील्स देखूं, कुछ भी करूं, वो मेरा स्पेस है, मेरा कंफर्ट है। हम्म। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फैक्टर? हाउ इम्पोर्टेंट इज टू It अंडरस्टैंड is व्हाट very बोथ। important. It is very, very important. In my coaching journey, I intentionally create that space in individual's life. ये इतना important है, क्योंकि जहां से आपकी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है ना, वो स्पेस ही है। हम्म क्योंकि आपको जब तक स्पेस नहीं मिलेगी, आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे। कंजक्शन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं, स्पेस में पॉजिटिव थॉट्स। हाँ, ये रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि जब आप स्पेस ले रहे हो तो फिर सोशल मीडिया भी थोड़ी देर डिस्ट्रैक्टेड रखो या अपने आप से। ये एक मेरा सजेशन हमेशा रहता है लोगों को, कि फिर आप वो इन्फ्लुएंस होके ही आओगे उस स्पेस में भी। ठीक है, अगर आपको एक किसी बाबा की वीडियो देखने से एक हंसी आ जाती है, विच आई यूज टू वॉच बाबाज वीडियो टू मेक माई सेल्फ लाफ, उसका भी आप अपने सेल्फ स्पेस में इंटरफेरेंस मत रखो। अगर आपने 30 मिनट्स का सेल्फ स्पेस टाइम लिया है तो आप 10 मिनट्स वो देखो, बट 20 मिनट्स दो, कि जो हम हमेशा हमें अपने आप को देना चाहिए। वो आपको मेडिटेटिव वे में देना है, वो आपको साइलेंस मोड में देना है, वो आपको बाथ लेके देना है, वो आपको टी पीते हुए लेना है। आप वो टाइम नहीं देंगे तो कहते हैं ना, अपना कप जब तक फुल नहीं होगा तब तक आप दूसरे को नहीं दे दूसरे सकते। को वो कैसे सेल्फ दें? स्पेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिर झगड़े होते हैं कि तुम्हें तुम्हारा टाइम मिल जाता है, मुझे मेरा टाइम नहीं मिलता, मेरे पास बच्चे हैं, ये। क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग में कंडीशन सेम रह जाती है। तो मेरे लिए दोनों के लिए, मेल को भी लेना चाहिए, फीमेल को भी लेना चाहिए। तीसरा हमने बात किया था डाइवोर्स का। आई मीन जब आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, डाइवोर्स लेना है या नहीं लेना है, तो आई एम गेसिंग कि जो ऊपर हमने 3 पॉइंट्स बात किए हैं, चीटिंग, इन लॉज का फैक्टर, नो इमोशनल, या फिर जो इसके बाद भी जब हम एक और वो करेंगे कि कोई प्रॉब्लम हम डील नहीं कर पा रहे, थिंक ये डिवोर्स का फंक्शन तब आ गया जब ये ऑलमोस्ट एट द एंड ब्रिंक पे पहुंच चुका है, कि आइदर मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, कि या तो अब हम एक बार कोशिश करके साथ रह के देख लेते हैं, और वी जस्ट गो आवर वे। ये आई थिंक जस्ट सेकंड लास्ट स्टेज हो गया। हाँ, इसमें बस एड इन ये है कि आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे होते क्योंकि किड्स आ चुके होते हैं तब तक। किड्स है, एक दूसरे की हैबिट हो जाती है सोशल ओवर द है, इयर्स, कंफर्ट जोन बन जाता है, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर अगेन, बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। आपका कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चों के लिए भी आप अच्छा पेरेंटिंग अगर नहीं दे सकते, टॉक्सिक पेरेंटिंग देने से अच्छा है आप को पेरेंटिंग में चले जाएं। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे टॉक्सिक माहौल में बड़े होते हैं, मतलब पेरेंट्स लड़ रहे हैं, या बच्चे साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे नेगेटिव साइलेंस को ऑब्जर्व करना जानते हैं, वो उसे ऑब्जर्व भी करते हैं और इनटेक भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पापा में या मम्मी में रहते हैं, वो बच्चों में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने इतने साल वो देखा है, या वो बाद में उनको कोस रहे होते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स लड़ते थे। आप ऐसा हम बहुत सारा डेटा देख सकते हैं कि पेरेंटिंग, मैंने अपने पेरेंट्स को काफी लड़ते हुए देखा, तो मेरी वॉइस में हमेशा एक इंक्लिनेशन है, ठीक है, उसमें टोन मैंने ऐड कर दिया, मैं अवेयर हूं तो मैंने वो डाल दिया, सब कुछ है, बट बच्चा सीखता, पहला टीचर तो माँ बाप है। तो मैं ये कहूंगी, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बट टॉक्सिक
आपका रिलेशनशिप है भी या नहीं, या आप उस टॉक्सिसिटी को डील करना जानते हैं, इसकी क्लैरिटी लेने के बाद डिवोर्स में जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक कारण ये हो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उस टॉक्सिसिटी को डील करने की, या वो टॉक्सिक है नहीं, आप कहीं इन्फ्लुएंस होके चल रहे हैं, या आप दोनों ने कोशिश नहीं की। तो डिवोर्स शुड बी योर लास्ट स्टेप, बट जाओ किसी से कंसल्ट करो, वो पूछो कि भाई हमें लेना चाहिए या नहीं। अब आप इतना, इसमें हंसी की बात है, लोग मुझसे ये चीज व्हाट्सएप पे या मैसेज पे क्लियर करवाना चाहते हैं कि मैम ये सिचुएशन है, मैं सेपरेट हूं या नहीं हूं। मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ 4 लाइन पे नहीं ले सकते। आओ बात करो, आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, आप स्टक हो तो भी बात करो, आप लेने जा रहे हो तो भी बात करो, मुझसे नहीं किससे भी बात करो, बात करो। एंड ये है, आप पेरेंट बच्चे को रख उस, अभी कल शाम ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें ये था कि हमें नहीं है हमारे बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन, ना फिजिकल है, ना मेंटल है, ना स्पिरिचुअल है। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो बहुत ज्यादा गंदी तरह से बिहेव करता है। तो मैंने कहा 3 महीने रुक सकते हो, जहां तुम 6 साल रुक लिए, 3 महीने दे दो। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जो हम अपने थेरेपी से आपको देंगे, अगर उसके बाद आपका मन कहता है ना हाँ आई एम रेडी फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स, तो चले जाना। तो ट्रायल देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। डिवोर्स आसान नहीं है, सोशली भी, इमोशनली भी। ऐसा जो लोग सोच के लेते हैं कि डिवोर्स होने के बाद मुझे नया पार्टनर मिलेगा और मैं तब वहां पे, ऐसा ये सब सोशल मीडिया में होता है, ये एग्जैक्टली, आई रियलिटी में थिंक कम होता है। ये एक कल्चरल डिफरेंस भी है। मे बी ये जो हम देखते हैं आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज का कि डिवोर्स हुआ, देन दे गेट अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, वो उनके साथ घूम रहे हैं, ये जो रोजी रोजी पिक्चर देखा जाता है। बिकॉज ऑनेस्टली कुछ केसेस मैंने पर्सनली देखे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे वाइफ के फ्रेंड्स या फिर क्लोज एक्वेंटेंसेस, जहाँ पे डिवोर्स के बाद लड़की के लिए हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में, अगर मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो भी बोलो, नॉट गोइंग टू द एलिट क्लास, इस एटलीस्ट जो नॉर्मल जनरल जो 80-90% जनता है भारत में, जो कल्चर है, वहाँ पे एक डिवोर्स लड़की या सेपरेटेड एक लड़की के लिए एक पार्टनर मिलना बहुत टफ हो जाता है शादी के लिए। एंड दिस इज द फैक्ट, चाहे कोई कुछ भी बोले कि अरे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, बट मैटर ऑफ द फैक्ट कि फर्क पड़ता है और प्रॉब्लम्स हैं। आपको हाँ, घर से प्रेशर होता है, आपको सोसाइटी से प्रेशर होता है, एंड यू वोंट फाइंड द राइट मैच फॉर योरसेल्फ। एंड बाहर से ज्यादा ना, जब आपकी लाइफ में वो इंसान आ हाँ, जाता है, वो मेल हो फीमेल हो, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है अरे यार इसने ना पिछली शादी में भी यही किया होगा, तो आप ऑर्गेनिक रह नहीं पाते। आप बाहर तो है ही, कहते हैं ना बाहर तो कोरोना है ही, बट आपने घर में भी चीजें गंदी रख रखी है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कोरोना होने से कोई भी नहीं बचा सकता। आप घर में भी हाइजीन नहीं रख रहे, आप बाहर भी नहीं रख रहे। अगर आप दोनों के बीच में भी वो थॉट है कि डिवोर्स आई थी या आया था, तो आप नया तो फ्रेश कर ही नहीं पाए ना, पुराने ही उससे चल रहे हो। बाहर को तो आप झेल लोगे, राइट। वो इंटरनल स्लेट से को ब्लैंक करके रीस्टार्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए। बहुत कम लोगों के लिए हो पाता है। हम जिन जिन सेलिब्रिटीज को देखते हैं ना, वो कर पाते हैं, क्योंकि वो रिग्रेस माइंड चेंज में जाते रहते हैं, वो माइंडसेट पे काम करते हैं, वो हीलिंग पे काम करते हैं, वो न्यू क्रिएशन पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक अपब्रिंगिंग और एक कल्चर का भी डिफरेंस, सोसाइटी का भी डिफरेंस है, जस्ट द स्टेटा ऑफ सोसाइटी दैट दे आर लिविंग इन, एंड द जो स्टेटा पे हम हैं उसमें सोच में भी काफी अलग है। ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली वो लोग काफी इक्विप्ड होते हैं, उनका जो माहौल है वो हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे रहता है, वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया कैमरा को फेस कर चुके होते हैं कि उनको अपनी सेल्फ इमेज पे अपने को पता है कि क्या सही है, वो वही करते हैं। वो चाहे कोई अपनी न्यूड फोटोज खिंचवाता हो, वो अपने कॉन्फिडेंस पे जीते हैं कि यार मेरे पास एक लाइफ है, मुझे ये करना है, तो आई नो कुछ दिन रूमर्स चलेंगे। बट हम जो लोग मिडिल क्लास हैं या उनसे ऊपर और जो नीचे हैं, इनके ना, इनकी अवेयरनेस में थोड़ा सा
क्योंकि हमें बचपन से ना अवेयर होना नहीं सिखाया जाता, हमें हमेशा सोशली चीजें कैसे करनी है सिखाया जाता, जो कि जरूरी है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये जो सर्कल ऑफ लाइफ है ना, ये आपको एक पॉइंट पे तो आके कहती है कि देखो अब तो तुम्हें अपने ऊपर कुछ करना पड़ेगा। अब वो चाहे रिश्ते में आपको आके अवेयरनेस दे, वो आपको करियर पे दे, वो आपको हेल्थ पे दे, वो कहीं ना कहीं आपको अवेयर कर रहा होता है, क्योंकि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो रिश्तों में वो ऐसे ही करता है कि वो आपको इतना पेन देगा सामने वाले की सिचुएशन से, बट ये अवेयरनेस है। हमारी स्पिरिचुअलिटी में हम उसको कहते हैं कि अवेयरनेस है कि तुमको अभी अपने चेंज पे काम करना है, तुमको अपने चेंज से अपने रिलेशनशिप में को इम्प्रूव करना है। अगर ये कर लिया तो यू आर अ विनर, फॉर दिस बर्थ यू आर अ विनर। ओके ओके ओके। मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने बात किया था कि वे ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स, की हमें समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो भी विजिबल है, बट उस चीज को टैकल कैसे करें, बात कैसे करें, वो हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं, और हम बस उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया अपने एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन कि हस्बैंड या वाइफ दोनों घर आएंगे, चाय पियेंगे, बहसबाजी होगी, खाना खाएंगे, दोनों अलग अलग पलट के सो जाएंगे। ये नॉर्मल रूटीन में एक्सेप्ट हो जाना, इससे कैसे, ये क्या, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इससे बचे कैसे? ये प्रॉब्लम है, ये कैसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली कपल्स के बीच में आती है, चाहे आप किसी भी कपल को उठा लो, कि मोनोटोनी आती ही आती है। कोई भी रिलेशनशिप है उसमें मोनोटोनी आती है, माँ बेटे का ले लो, माँ बच्चे का ले लो, बाप बेटे का ले लो, किसी का भी ले लो, मोनोटोनी आएगी। आप रोज फैंसी नहीं हो सकते। ये मोनोटोनी हैंडल करना ही लोगों के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस है लाइफ में, कपड़ा रिपीट करने में प्रॉब्लम है, तो मोनोटोनी फेस करना लोगों के लिए डिफिकल्ट है। और ये प्रॉब्लम है कि क्या है, वो शाम में ऑफिस से आ रहा है, अपना बैठ रहा है, वो शाम में ऑफिस से आ रही है, वो अपना जिम जा रही है, वो क्लास जा रही है, इसमें कुछ जब तक न्यूनेस नहीं लगता तो डेड लगने लगता है रिश्ता। फिर हम ब्लेम करते हैं कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैं क्या करूं, उसका अपना रूटीन है, मैं उसको परेशान करना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, उसका अपना रूटीन है, मैं उसको परेशान करना नहीं चाहती। बट द थिंग इज, छोटी चीजें कर लो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वीक में कोई नई एक्टिविटी डाल लो। राइट। अगर हर बार कॉफी पीने जा रहे हो, सपोज आपने डाल भी रखी है कि अच्छा हर 15 डेज में हम कॉफी पीने जाएंगे, बच्चे को भी ले जाएंगे, बच्चा को वरना नेबर के यहाँ छोड़ देंगे या खेलने प्ले स्टेशन छोड़ देंगे, हम दोनों कॉफी पीने जाएंगे। 15 दिन में अगर ये कर ले तो बीच में एक और डाल लो। 5 डेज तो वैसे भी बुरा नहीं लगता, ये सैटरडे आते आते फ्राइडे नाइट से बुरा लगना फील होता है। तो ये तब तक तो थोड़ा चल जाता है, मतलब हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है ना, तो तब तक चल जाता है। बट जैसे फ्राइडे इवनिंग आती है, क्योंकि जब भी जैसे कोई मुझे बता रहा था कि ये तो क्रिकेट खेलता है तो चला जाता है, मैं घर पे हूँ, बेटा भी क्रिकेट खेलता है वो भी चला जाता है, मैं घर पे हूँ, तो मैंने उनको सिर्फ इतना सजेशन दिया, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ले सकते हैं कि अगर वो जा रहे हैं उनको बोलो मुझे मॉल पे ड्रॉप करके जाओ, जब वो वहां से निकलेंगे हाफ एन आवर पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे, 2 आवर्स आप भी तो रिफ्रेश हो जाओ, आपको अपना स्पेस मिल जाता है आपको। और वो उसका सवाल सही था कि फिर मेरे हस्बैंड के साथ तो नहीं मिला ना, मेरे बेटे के साथ तो नहीं मिला, तो अब उनको जब आप 2 वीक, ऐसा 1 वीक आपने उनको बोल दिया ठीक है तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक आप डिमांड कर सकते हो। डिमांड आप कब करोगे, जब उसको स्पेस मिल जाए, तब डिमांड करो। आपका रिश्ता ऐसा नहीं आपको हमेशा सिर्फ समझना ही, आपको डिमांड करना है, बट यू हैव टू नो कि कब मुझे राइट टाइम पे डिमांडिव होना है। क्रक्स ऑफ द मैटर, चाहे कोई भी आप ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे बात कर ले, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप दोनों के बीच का राइट, इट्स, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरह से करते हो। मुझे इस बात में अनुपम मित्तल जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, जीवन ये शादी.com के फाउंडर जो है, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई पार्टनर ढूंढना अपना, आप जिससे शादी करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट विल मेक इन योर लाइफ, एंड एज पार्टनर ऐसा ढूंढो जिससे आप बात कर सकते हो, क्योंकि शादी के 5-6 साल बाद दैट्स द ओनली थिंग दैट विल डू, बात ही आप करोगे सबसे ज्यादा, बात ही कर पाते हो। बहुत जरूरी है और बहुत सही बात है
कि कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली की है। बस ये है कि आप अगर उसका सही स्टाइल सीख जाते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। अगर आपने उसका स्टाइल नहीं अडेप्ट किया तो वो एक बहुत नेगेटिव टूल भी हो जाता है। जैसे मैं हमेशा अपने लोगों को कहती हूँ कि अगर मुझे इस वक्त मैं मराठी में बोलूं और आपको हिंदी आती है, वी कांट कम्युनिकेट वेल। तो समझो कि सामने वाले, हम तो दो स्ट्रेंजर्स हैं, हमारी लैंग्वेज अलग होने से इतना फर्क पड़ गया। एग्जैक्टली लेकिन जो जिन लोगों को साथ रहना है, क्या इतना भी एफर्ट नहीं कर सकता कि उसकी लव लैंग्वेज समझ के उसके लव लैंग्वेज के हिसाब से बोलना सीख लो? आप बच्चा जब पैदा होता है उसके हिसाब से सीखते हो ना, या आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे को पहले जब वो 6 महीने का होता है उसके हिसाब से बोलते हैं। बट ये जो ईगो आ जाता है ना, ये आपको रोक देता है। तो कम्युनिकेशन प्लस एक्सेप्टेंस, ये दो अगर आपने सीख लिए बेसिक में, तो आपकी मैरिजेस में ये थॉट आने ही बंद हो जाएंगे कि मुझे डिवोर्स लेना है। अगर हम बॉटम अप चलें तो अगर डिवोर्स की फीलिंग खत्म हो गई तो हमने जो सीरीज बनाई है ना, राइट अगर हमने मोनोटोनी को हैंडल करना सीख लिया और मैंने एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन समझ लिया, तो मेरा डिवोर्स की फीलिंग आनी कम हो जाएगी, राइट खत्म हो जाएगी इवेंचुअली। फिर मेरा इमोशनल कनेक्शन बढ़ने लगेगा क्योंकि नेगेटिव फीलिंग खत्म। अगर मेरा हस्बैंड के साथ इमोशनल या वाइफ के साथ इमोशनल कनेक्शन बढ़ गया तो मेरा इन लॉज की तरफ भी थोड़ा ध्यान आ जाएगा। चीटिंग तो भूल ही जाओ, फिर तो आप वो उसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो हर केस में होती भी नहीं है। इन्फ्लुएंस बाहर जाने का वो भी खत्म हो जाएगा। यस तो जो हमारा लीस्ट फैक्टर था ना, जर्नी आपकी स्टार्ट वहीं से होती है, बॉटम अप अप्रोच है ये। ओके तो अगर जैसे भारत देश में कोई भी इंडिया में कोई शादी अरेंज मैरिजेस की मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ नाउ एंड इट आल्सो अप्लाइज टू लव मैरिज एज वेल। हमारे यहाँ पे कोई भी शादी होती है तो जब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो फैमिली में जो नॉर्मल सवाल, खाना बनाना आता है कि नहीं लड़की के लिए, जब घर के कामकाज थोड़े मोड़े आते हैं कि नहीं, हाउ व्हाट डू दे फील अबाउट किड्स, मतलब बच्चे जल्दी करने हैं। लड़कों को ये पूछा था कि आप कितना कमा लेते हो। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हम एक दूसरे से नहीं पूछते हैं कि व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट तुम आप, क्योंकि जब दो लोगों को रहना है तो वो उनका फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह से अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से टॉप 5 ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमें पूछने ही पूछने चाहिए बिटवीन टू पार्टनर्स, चाहे वो अरेंज मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हो पूछ रहे हैं या लव मैरिज में भी आप रिलेशन में हैं, एक 10 साल के रिलेशनशिप में रहना। सो मेरी लव मैरिज है, सो आई एम नाउ मैरिड फॉर लास्ट व्हाट 7 years ऑलमोस्ट, राइट। बिफोर दैट मैं और मेरी वाइफ वी डेटेड फॉर ऑलमोस्ट 10-12 years। सो इससे मतलब ऑलमोस्ट हम बचपन से साथ में ही 20 हैं। years, हाँ। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल जब वो कोर्ट जो डेटिंग का पीरियड खत्म हुआ, जब हम हमारी शादी, जब एक्चुअली में साथ रहने लगे 24 घंटे एक रूफ के, तब हमें पता चला यार वो कुछ अलग इंसान था, मैं कुछ अलग इंसान था, अभी हम दोनों कुछ अलग इंसान है। राइट राइट। सो व्हाट आर द टॉप 5 क्वेश्चंस दैट यू विल सजेस्ट कि दो पार्टनर्स को पूछनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड? सो ये सवाल पहले मैं एक उससे पहले का एक स्टेप लूंगी कि ये सवाल कौन से होने से ज्यादा जरूरत ये है कि क्या आपको सवाल आपके नेगोशिएशंस पता है कि मुझे ऐसे पार्टनर के साथ केमिस्ट्री बनानी। तो पहले अगर आप उसकी क्लैरिटी ले लोगे तो आपके सवाल बनने में आसान हो जाता है। कोई Right. आइडियल सवाल नहीं हो सकते दो लोगों के बीच में, एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। बट फिर भी जो नॉर्मल सवाल हो सकते हैं, एक तो पहला स्टेप है कि आपको कैसे पार्टनर का एक ड्रीम है, आप उससे रिलेटेड सवाल पूछें। जैसे इस कॉल से पहले मैं जिससे बात कर रही थी, उनका एक यही चैलेंज था, उनकी मैरिज नहीं हुई है और उनको पता नहीं कैसा प्रोस्पेक्ट लेना है, तो हम उसी पे काम कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने पहले ये समझा कि मेरा बेसिक नेचर कैसा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा लाइफ में। ऑब्वियसली मतलब वही बात है कि यू आर नाउ डिवाइडिंग कि ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, ये तो होना ही चाहिए मेरे पार्टनर में,
ये हुआ तो मेरे लिए बहुत प्लस अच्छी पॉइंट है। बात है। हाँ, ये मैं मैनेज कर सकती हूँ, ये हुआ नहीं हुआ आई कैन मैनेज स्टिल। राइट। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शुड नो देयर वैल्यू सिस्टम सो दैट दे कैन कम्युनिकेट द अदर पर्सन एंड आस्क द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग टू वैल्यू सिस्टम। एंड वैल्यू सिस्टम को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो। वैल्यू सिस्टम हमारे बेस होते हैं, हमारे कोर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल अपने बेसिस पे ऑपरेट करता है। यस। Suppose my base value is family, my base value is appreciation, my is empathy because I have went through the exam। मतलब इसका पूरा एक तरीका होता है, हम निकालते हैं। बट आपको ऊपर ऊपर भी पता होता है कि मैं बहुत ऑनेस्टी हूँ, मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ, ये तो आप उस हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ यू डील विद इमोशंस व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्योंकि आपको अपने बारे में पता है कि मुझे इमोशनल पार्टनर चाहिए, अगर आपको इतनी भी अवेयरनेस है तो सिंपल सवाल ये हो जाएगा कि हाउ यू डील विद इमोशनल चैलेंजेस सिचुएशन, हाउ यू ऑपरेट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट इफ माय पेरेंट विल से यू समथिंग, वी आर लिविंग विद देम और नॉट, हाउ यू विल ऑपरेट। तो जितने आपके फियर है ना, उनको सवालों में बदल दो, वो आपके सवाल है। एग्जैक्टली। तो कोई आइडल सवाल में ये 4 सवाल है कि आप पूछ लो वैल्यू सिस्टम क्या है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कैसे करते हो, आपका डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, या आपको फैमिली ओरिएंटेशन आपका कैसा आपको समझ आता है और क्या रहा है। ये 4 आपके बेसिक सवाल है अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ओके। बट अगर आपको और कंफर्म करना है, सपोज लव मैरिज है और आपके दिमाग में इतने साल उसके साथ रह के कुछ फियर्स हैं कि अरे यार मेरे घर वाले पता नहीं इसको मानेंगे नहीं माने, तो अपने फियर को ब्यूटीफुल सवालों में आर्टिकुलेट करो और पूछ लो, आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे, तो आपको डिसीजन लेना आसान हो जाए। मैं इसमें एक दो सवाल और ऐड करूंगा। आई थिंक वन इज अबाउट किड्स, हाउ बोथ द पार्टनर्स थिंक अबाउट हैविंग किड्स। क्योंकि वन कुड बी कि शादी के 2 साल में तो बच्चे हो ही जाने चाहिए, 3 साल में बच्चा मुझे चाहिए ही चाहिए, आई लव किड्स एंड ऑल दैट। एक पार्टनर ये हो सकता है कि यार ठीक है, किड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एट द 10, अगर देखेंगे क्या होता है। एंड दीज आर टू रियली कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोस। एक के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के लिए शायद उतना नहीं है। एंड दिस कुड स्टेम फ्रॉम द फैक्ट कि दोनों की शायद परवरिश कैसी हुई है, दोनों के हाउ दे हैव चाइल्डहुड कैसा रहा है, हाँ। चाइल्डहुड कैसा रहा है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट दिस डिस्कशन अबाउट किड्स? बिल्कुल ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि आई हैव दिस विश एंड व्हाट इज योर स्टैंड, एंड हो सकता है सामने वाले को अभी ऐसा लगता हो कि मैं नहीं करूंगा, बट व्हेन यू से विद विशफुलनेस दे मे प्लान समथिंग। तो शेयर योर ड्रीम्स, योर विशेस इन अ विशफुल वे, तो सामने वाला थोड़ा फ्लेक्सिबल आपके लिए हो जाता है। बट ओपनली जरूर बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में बात करनी चाहिए, अब उनके जो पर्टिकुलर रिजिड बिहेवियर्स हैं वो जरूर शेयर करने चाहिए दोनों को, फ्यूचर प्लानिंग की बात करनी चाहिए, फाइनेंसेस की बात जरूर करनी चाहिए, आपके हॉबीज के बारे में बात करनी चाहिए, आपके स्पेस की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करनी चाहिए। कितनी जरूरी है फाइनेंशियल डिस्कशन? बहुत जरूरी है। एक मैरिज इसके वजह से, सॉरी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्या इसके वजह से भी शादियां टूट रही हैं? क्यों? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप किसी को लाए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, चाहे फीमेल को लाए चाहे मेल को लाए, तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि फीमेल अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो चाहती है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे, राइट। अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल सिनेरियो व्हाट्स गोइंग इन द वर्ल्ड इज कि आप आए हो मेरे घर में तो आप मुझे भी सपोर्ट करो। तो और हमारे सिस्टम में पहले भी नहीं था कि अच्छा आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं अकेली बच्ची हूँ अपने माँ बाप की तो मैं करूंगी, या मेरा भाई करे ना करे मैं करूंगी। ये डिस्कशन नहीं हुआ तो ये आगे जाके फाइट में कन्वर्ट होगा, या सामने वाली पार्टी की एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगी कि आप कमा रहे हो तो आप 80% फैमिली को दोगे। और ऐसे दोनों केसेस मेरे पास हैं। एक लड़की, उनका डिमांड आया शादी के बाद कि आपको हमारे को 100% अपनी सैलरी देनी है अपनी पॉकेट मनी निकाल के। यस, ये एक केस आया कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं कर सकते, ऐसा सोसाइटी नहीं कहती। और एक केस ऐसा भी आया कि उनके बहुत सारे लोन्स थे और उस लड़की को पहले नहीं पता था, अब वो जब से घर में आई है तो वो धीरे धीरे लोन उनके मदद करिए। देखो मदद करना गलत नहीं है, बट
ट्रांसपेरेंट होना ज्यादा सही है फाइनेंसेस पे, क्योंकि फाइनेंसेस अलग एक सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, है ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात है। आई हैव सीन वन केस जहाँ पे जो आपने पहला केस बोला ना कि आप लड़की जो भी कमाती है उसको पूरा अपना पॉकेट में रख के पूरा पूरा पैसा अपने ससुराल में देना होता है। सो देर इज अ केस दैट वी नो जहाँ पे लड़की का इसी वजह से डिवोर्स हुआ है। वो उस पे लड़की पे पहले तो 1-2 महीना उतना कुछ नहीं, देयर मतलब इन लॉज या उसके हस्बैंड बोलता था अच्छा कुछ दे देना, यहाँ पे खर्च कर देना, वहाँ पे खर्च, जब बाहर जाते थे तो वो बहुत जेनरिक था, उसमें कोई वो नहीं था। बाद में धीरे-धीरे ये था कि तुम्हारा सारा पैसा हमारा है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर योर पेरेंट्स। आपका सारा पैसा आप हमें दे दोगे। देन वो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। आई थिंक विदिन 1.5 years or 2 years of marriage they got divorced. और हो भी जाना चाहिए। आई थिंक दीज आर द राइट रीजंस, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर उतना ही एफर्ट डाला है, तो वो शी हैज ऑल द राइट टू टेक डिसीजंस फॉर हर मनी। वो डिसीजन उसी का होना चाहिए। हाँ, ये भी सही बात है कि अगर आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक एंगल है कि आप अपने जिस घर में आप हैं आपको उसके लिए ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो देन देयर इज अ केस ऑफ समथिंग एल्स। बट अगर नहीं है, जैसे आई ऑलवेज से टू पीपल जिनके साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, एक बार हुआ, अगर आप फॉरगिव कर सकते हैं कर दीजिए, रिलेशनशिप आगे बढ़ाइए। बट अगर बार बार हो रहा है और हेविली हो रहा है, सो डोंट थिंक मच, गो फॉर अ डिवोर्स। वो केसेस हैं ही नहीं, वो आप उसके लिए पैदा ही नहीं हुए कि आप किसी को फिजिकली अपने लिए इतना पेन लेंगे। Is marital rape a reality? Yes. And is it a brutal reality in India? It is. थोड़ा सा मैं इस पे बात की, because this is a very important segment. What is marital rape? I mean, obviously I know, but for the wider audience मैं चाहूंगा कि as a professional आप थोड़ा उसको articulate करके बताओ, what is marital rape? The physical act जिसमें मेरी रजामंदी नहीं है, जिसमें आपके पार्टनर की रजामंदी नहीं है, and you force that person for whatever reason, it considered as a rape. Okay. So just for everyone, whether or not you're married, if a man or woman for that matter says they are not interested in a physical relationship at that point of time, and उसके बावजूद भी अगर अगला पार्टनर फोर्स करता है, force themselves on the next partner, then it on is a physical aspect, on a physical, yeah, it is considered a marital rape, right? So क्या हमारे समाज में, एंड आई एम गेसिंग ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता होगा, सैड ट्रूथ इज कि बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बट उतना फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट नहीं होता है, बहुत कम रिपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही है कि अरे ये तो नॉर्मल है, हाँ, तुम मेरी बीवी हो, तुम तुम मेरी मेरे बीवी हस्बैंड हो, हो, होता दोनों के साथ है, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, यू हैव टू डू दिस, मेरा मन है। व्हाट डज द लॉ से अबाउट दिस? Emotionally, you get into a zone of unhealed soul, painful soul. आपका मेन, आपके सोल को रैप्चर कर दिया गया है। अब बचा ही क्या है, क्योंकि आप बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ हस्बैंड ये तो नहीं कह सकते ना कि आपको किसी स्ट्रेंजर ने जाके कर दिया, आपको ब्रूटली फिजिकली अब्यूज कर दिया। आप इसका पेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है इमोशनली कि आप उस इंसान के लिए तो अच्छा फील करते नहीं, आपको उस जेंडर से, उस पूरी जेंडर से नफरत हो जाती है। तो आप बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, मर्द ऐसे ही होते हैं, आप बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, औरतें ऐसी होती हैं। ये कहाँ से आता है? सिर्फ फिजिकल अब्यूज से नहीं आता, बट आपको अगर किसी ने किसी भी तरह ब्रूटली इमोशनली या फिजिकली पेन दिया है तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, आपको उस पूरी जेंडर से। बहुत अभी रिसेंटली मैं एक बहुत यूथ के साथ काम कर रही थी, वो कहता है और लड़कियां तो ऐसी ही होती, क्योंकि वो पेन में है भाई, वो बोलेगा, एंड इट इज सीरियस, बट रिपोर्टिंग नहीं है इसकी। बहुत रेयर, आप 1-2 रील्स देख लेंगे
वो भी आप ऐसे ऐसे न्यूज हम्म चैनल से देखेंगे जिनको एज अ कंटेंट आपको अच्छा ड्रामा चाहिए, वहीं पे है। सैड ओके एक हमने सोशल मीडिया की बात की थी सो रिसेंटली एक्चुअली सो मेरी नीस बैठी हुई थी मैं बैठा हुआ था वी वर डिस्कसिंग अबाउट विराट कोहली यू नो हम्म एंड हाउ आई थिंक उन्होंने कोई मैच जीता था तो शी वाज टॉकिंग टू वो अपने वीडियो कॉल करके अपने वाइफ अनुष्का से बात कर रही थी सो वी केम इनटू अ डिस्कशन कि ये आजकल कहते हैं ना वो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग कि ये कितना राइट। ग्रीन फ्लैग है ये करते अपनी वाइफ को सो ठीक है दैट्स अ गुड थिंग टू लर्न बट वन थिंग दैट वी फॉरगेट एज अ जनरेशन इज दैट कि वो जो कर रहे हैं दे हैव थाउजेंड्स ऑफ कैमरास ऑन देम एवरी सिंगल टाइम राइट एंड आई डोंट से कि वो हमेशा ही पीआर एक्टिविटी है या क्या है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ पीआर फंक्शन एज वेल दैट्स पूरा एक पीआर मशीनरी रन कर रहा है जो उनको बोलता है आपको ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है देन अगेन बीइंग प्रोफेशनल वन इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल एथलीट है इंडिया के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर एक तरफ एक सक्सेसफुल एक्टर मदर प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर उन ऐसा नहीं कि वो चौबीसों घंटे एक साथ एक जगह पे है एक शायद लंदन में है एक कहीं और ट्रेवल कर रहा है ये वो दिस दैट नाउ एक बहुत ही जेनरिक अगर दो कपल हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ है जो हमेशा एक दूसरे के साथ है वो शायद ये नहीं हुआ कि मैं ऑफिस से निकलते वीडियो कॉल कर दूं मुझे एक अवार्ड मिला मैं वीडियो कॉल करूं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एंड आई थिंक समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस जनरेशन कि हम ये सोशल मीडिया वाली लाइफ जो हमें उधर दिख रही है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड वो और जो एक्चुअल है उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हमें लगता है और इससे एक्सपेक्टेशंस एक अलग लेवल की होती जा रही है और वो नॉर्मल लाइफ में फुलफिल करना मुश्किल है इस पे व्हाट डू यू हैव टू से सो आई से कि जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है सोशल मीडिया, उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही रखें। उससे ड्रीम्स बनाने अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचते हैं कि आप वैलेंटाइंस पे आप अपने मेरा हस्बैंड ऐसा करे या मेरी वाइफ ऐसा करे, लेकिन वो एफर्ट्स आप खुद शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब इसका ये है, मैं इसको रीएम्फेसिस इस बात से लेके करूंगी कि जो सोशल वर्ल्ड है उस पे सच में हजारों कैमरे लगे हैं, और जो रील्स बना भी रहे हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कंटेंट बनाने में भी बहुत आर्टिफिशियल बैकग्राउंड चीजें लगी होती हैं। लेकिन अगर उनको रियल लाइफ में ऐड ऑन करना है ना, तो आप थोड़ा फिल्टरेशन करें। फिल्टरेशन करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया नहीं रुकेगा, और वो फन के लिए आपकी लाइफ में आया था, बट ठीक है, फन आएगा, इमोशंस आएंगे, फन होगा या इमोशंस होंगे तो आप कनेक्टेड होंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि रोक दीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहूंगी थोड़ा स्टेबली होके सोचिए, और अगर आपकी बहुत सारी विशेस हैं ऐसे रिलेटेड तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन फॉर दैट। या आप ये भी चाहते हैं कि मेरा पति कर दे या मेरी पत्नी कर दे, तो बताइए उनको। उनको सपने नहीं आ रहे हैं कि आपने कौन सी रील देखी और आपके मन में कौन सा ड्रीम पैदा हो गया। क्या ऐसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो रहे हैं लोगों के माइंड में ये रील्स बहुत वगैरह ज्यादा। देख देख के बहुत सिंपल से बताती हूँ। आप आज एक रील वायरल कर दीजिए कि चंडीगढ़ में ये बहुत हैपनिंग हो रहा है, सब चंडीगढ़ भागेंगे। चंडीगढ़ वाले भी चंडीगढ़ के उस सेक्टर में भागेंगे। तो फेज है ना, अभी शादियों का फेज आएगा, अभी चल रहा है, जो समर वाली शादियां हैं वो भी चल रही हैं। तो जिनकी दिसंबर में शादी है वो अभी से लहंगे, अभी से ना बुकिंग चल रहा होगा। उसके बाद वैलेंटाइंस डे आएगा, दिसंबर के बाद रील्स पहले से आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपका ब्रेन कहेगा अच्छा, फर्स्ट मैरिज के बाद मेरे पति ने तो ये किया। आप खुद सोचिए वो कैमरा उस एंगल में गया कैसे, वो एंटर कर रहा था, आपने फूल बरसाए, या वो एंटर कर रही थी, आपने कुछ तो प्लानिंग हुई होगी ना इस चीज की। बहारों फूल बरसाओ सिर्फ एक गाना है, एक्चुअली में कोई खड़ा होता है वो बाहर लेके, तो ऐसा नहीं होता। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखो, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना, अपने भी सेंसेस उसमें डालने पड़ेंगे।
और बहुत विशफुल, और आपको पता है आपका हस्बैंड ने पहले बिना कुछ देखे भी पहले किया है, तो उसको शेयर कर दो, वाइफ को भी शेयर कर दो, हस्बैंड को भी शेयर कर दो। जैसे आई नो एक कपल जिसके हस्बैंड को बिल्कुल ऐसे सोशली एक्टिव होना पसंद नहीं है, तो ही ऑलवेज सेज कि मुझे ना एक काम बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए। अब पता चला आपने रील देखी और आपने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी, उसका तो मजा ही खत्म हो गया ना। उसने तो कहा कि मुझे काम चाहिए, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे घर पे पड़े रहना है, या मुझे कहीं जाके पड़े रहना है। उससे पूछो उसको क्या चाहिए। आपने सरप्राइज, अब फिर जब वो मुंह बनाएगा तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे एफर्ट्स भी नहीं, इसको तो मेरे एफर्ट्स भी अच्छे नहीं लग रहे। उसका बर्थडे इतना विशफुल तो वो हो सकता है, या इसको वर्सेस लेते हैं, पता चला आप साइलेंट जोन वाले इंसान हैं, आपको अच्छा शांति लगता है, आप अगली का बर्थडे भी शांति में मना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। राइट। तो ये हम सोशल मीडिया से काफी इस तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं कि वहां पे किसी हस्बैंड के लिए मैंने सरप्राइज पार्टी गिफ्ट, वो खुश हो गया, हुआ होगा फॉर श्योर, बट फॉर टू whom you are doing for, just have sense what they want. तो थोड़ा फिल्टर लगा लो। सोशल मीडिया को एनी हाउ आप नहीं रोक सकते, मैं भी देखती हूँ, मैं इस बात के लिए किसी को नहीं रोक सकती, बट सी व्हाट यू आर वाचिंग। What are the things that are going on जो शायद हमें नॉर्मली पता नहीं चल रहा? What kind of new things are getting added on to marriage to make marriage maybe more spicier, या फिर just for the sake कि हाँ मेरी marriage है but I am allowed to go out and have fun of any sort of fun. So what kind of things are going on? So मेरे पास ऐसा केस नहीं है, बट आई वॉज वॉचिंग अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स जिसमें एक ऐप के बारे में बताया था। I remember, I forgot the name of the series, but उस ऐप में बताया था there was an app in US उन लोगों ने बनाया जहाँ पे अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई हैं या आप और फन चाहते हैं, तो यू कैन कॉल पीपल एंड यू कैन मीट देम, यू कैन हैव सेक्स विद देम, वॉट एवर यू वांट। सो ये एप्स हैं अभी भी। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपने पार्टनर को तो नहीं बताते, बट या तो वो सोशल एप्स का यूज करते हैं टू मोर स्पाइस इन देयर पर्सनल फन, एल्स इफ देयर इज अ, मतलब ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपर्ब लेवल पे है कि यू गो फॉर अ स्वाइपिंग द कपल्स, और you add different role plays for to make your marriage spicy and happy, कि excitement बना रहे। तो ये बहुत रेयर केसेस में आ रहा है, एंड ये थोड़े से केसेस वो हैं जहां पे इमीडिएट हेल्प की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप मैरिज में आए हैं तो मैरिज कम्स विद अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सम नॉर्म्स। यस। तो वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उससे बियॉन्ड जा रहे हैं एज अ सेइंग, एज अ स्पाइस टू द लाइफ, तो वो उसके वियर्ड ही वेज हैं। आप दो कपल्स के बीच में अगर आप वेज यूज कर रहे हैं तो वो फिर भी फाइन है। सपोज यू यूज डिफरेंट रोल प्लेज, यू डू एक्ट विद देमसेल्फ, यू शिफ्ट द रोल, यू डू वर्क फॉर वन सेल्फ, ऐसा अगर आप कपल्स के बीच में कर रहे हैं, इट्स अ हेल्दी वे। But when it's go to swiping, it using the app, or you are taking the help of some stranger, ये थोड़ा सा आपके, it means you don't have a control or you don't know how to nurture your needs. क्या wife swapping is a reality in India in certain state of the society? Yes, it is. Cases वो ये visible नहीं है। I was watching, मतलब मेरे नोन में कोई, मेरे डायरेक्ट टच में ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन मैं ही सोशल मीडिया पे देख रही थी। There was a case where they were planning to swipe and then our porn sites are very enough. अगर आपके दिमाग में भी वो थॉट नहीं है, तो आप जब वहां देखते हैं, वहां आप उस कैटेगरी में जाते हैं, तो आपको एक विशफुल आता है कि अच्छा, आपके मन में एक विश आती है कि क्यों मैं ये भी करके देख सकता हूँ, या मैं ये करके देख सकती हूँ। तो वही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। बहुत पहले एक मूवी आई थी, आई थिंक इट वाज अर्ली 2000s, अक्षय कुमार, बॉबी देओल एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीना कपूर एंड बिपाशा बासु। राइट आई थी, मुझे याद है, अजनबी और समथिंग मूवी, अजनबी, एंड देयर वाज अ बंगाली एक्ट्रेस, बिपाशा बासु ही थी, बिपाशा बासु, राइट, बिपाशा बासु एंड करीना कपूर। उसमें ये तभी वाइफ शॉपिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, बताया गया था, वे अर्ली। हाँ,
बट सरप्राइजिंगली बहुत पहले से हो रहा है। ओके ये भी बहुत पहले से हो रहा है। ओके सो सेक्सुअली जितनी भी चीजें आप अब रिलेशनशिप में सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं वो पहले थी बट हिडन थी, अब अब वो विजिबल हो रही है। विजिबल है। या एब्सोल्युटली, आई मीन सेम गोज विद, अगर आप देखोगे अभी ये मतलब होमोसेक्सुअलिटी, हम्म बहुत से बाबा बाबा कहते बीमारी है, ये है कि अभी शुरू हुआ है। होमोसेक्सुअलिटी, man getting involved with man, woman getting involved with woman is not a new concept. ये कब से चला आ रहा है? आई थिंक मतलब कामासूत्र से है ये तो। 10-12 हजार 5,000 साल पहले से चला आ रहा है। इट जस्ट कि थिंग्स हैव बीन बिहाइंड क्लोज डोर्स फॉर लॉन्ग, किसी ने बात नहीं की। अब हर चीज के बारे में लोग अपनी राइट्स के बारे में, अपने प्लेजर के बारे में, अपनी खुशी के बारे में हक से बोलते हैं, तो वो अब राइट, हम वॉइस उसको कर देते हैं कि ये गलत है। हाँ, फिर हम अपने हिसाब से जो हमारी सिस्टम है जो उस हिसाब हम से हम उसको राइट स्टैब्लिश करने राइट लगते खुशबू, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज ऐसा ये टॉपिक है ना कि हम जितने भी डेप्थ में जाते रहें वो कभी खत्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट राइट। फॉर टू कीप इट विद इन अ टाइम फ्रेम, एंड क्योंकि फिर आपको फिर से दोबारा बुलाने का हमें मौका भी मिले, तो इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे। बट उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि हमने अभी जी, तक बात की टॉक्सिक मैरिजेस, डिवोर्स और इन सब पे बात की। व्हाट वुड बी योर सजेशन, मे बी अगेन गोइंग बैक टू सेम, अगर मैं 5 पॉइंटर्स आपसे पूछूं, हाउ कैन कपल्स मेक ए मैरिज वर्क? okay. So 5 simple ways. One या is please start accepting each other. ओके, Acceptance is very beautiful. एंड थोड़ा सा एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे? एक्सेप्टेंस को कि अगर आपकी वाइफ को एक पर्टिकुलर बात पे गुस्सा आता है तो समझ लो कि उसको आता है, उस वक्त मत रिएक्ट करो। अगर आपके हस्बैंड को उसकी मदर के लिए नहीं सुना जाता है तो एक पोलाइट वे ढूंढ सकते हो उस पर बात करने का। तो आप भी नहीं दबे और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि अच्छा इसको गुस्सा आता है इस बात में, सो एक्सेप्ट जरूर करो। उसकी मदर है, इसको इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तो आसानी जाएगी। वन इज एक्सेप्टेंस, ओके प्लीज इसको अपनाओ। सेकेंड इज एक्सपेक्टेशंस रखो बट कम्युनिकेट भी करो। ओके, आपके एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन, कम्युनिकेशन, right, it works together. If you या expect something, communicate it. If you need a perfume, communicate. Third important thing is overall work on your communication styles. ओके, Your एंड व्हाट partner may operate from a different language, you operate from a different language. Bring a chemistry to that. सो बेसिकली जो हम पहले बोल रहे थे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबकी लव लैंग्वेज या सबका अपना प्रॉब्लम बताने का एक तरीका अलग होता है। नॉट एवरीवन कैन बी वोकल इनफ कि मुझे प्रॉब्लम है, मैंने खुल के बता दिया। कोई होगा कि दे विल गिव सटल हिंट्स कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सो वो कम्युनिकेशन दोनों में आप इतना स्ट्रांग करो कि आप एक दूसरे को समझ सको उस लेवल पे। Right. Fourth important is कि इतने बिजी शेड्यूल में मेक अ रिचुअल कि आप हफ्ते में 3 days दोनों 10 मिनट के लिए कॉन्वर्जेशन सिर्फ अपने बारे में करेंगे। ओके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ अपने बारे में पहले 3 days कीजिए, फिर 6 days, फिर आप इसको हैबिट बना लीजिए। ओके, एंड गिव स्पेस टू ईच अदर एंड पर्सनल स्पेस, रेस्पेक्ट ईच अदर स्पेस। अगर आपके हस्बैंड को शांत बैठना आधे घंटे के लिए पसंद है या आपको शांत बैठना है तो आस्क फॉर दैट स्पेस, गिव दैट स्पेस एंड रेस्पेक्ट। अब उसको टाइम देख के नहीं करना है कि 30 मिनट हो गए बैठ गया। सो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो स्टेप 1 है तो आपको ये इजी हो जाएगा। और ये सिंपल है, ये हो सकता है, ये होता है, ये वर्क करता है। राइट, ठीक। ये तो आपने 5 पॉइंटर्स दिए थे कि एक आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट करें, अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, एक दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का एक रिचुअल बना ले, एंड देन गिव स्पेस टू ईच अदर। कैन आई ऑल्सो ऐड कि डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, इट कुड बी जिम, इट कुड बी योगा, इट कुड बी अ हॉबी क्लास, इट कुड बी अ स्पोर्ट्स। Add in your routine. Keep adding things in your routine. वो जिम हो, वो योगा हो, वो किसी रिट्रीट में जाना हो, वो कोचिंग लेनी हो, वो वॉक पे जाना हो,
कुछ हम्म भी आप लोग, वो आप 10 मिनट्स जो हमने कहा बेड टाइम में, वो हाँ उसके टाइम पे आप कुछ भी, उसे 1 आवर का योगा कर सकते हैं, 1 हम्म आवर का जिम कर सकते हैं, कुछ भी ऐड हम्म ऑन कर सकते हैं, तो कुछ सम सॉर्ट कॉमन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो जहाँ पे दोनों टुगेदर, आप लोग एक साथ इन्वॉल्व होके कर रहे हो, इट एक्चुअली राइट, इट आल्सो हेल्प्स टू ब्रिंग फिजिकली क्लोज टू ईच अदर एंड टुगेदर, इमोशनली क्लोज टू ईच अदर. Seventh point that I would like to add कि you should also try maybe couples counseling or couples therapy. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अटक रहे हैं, आप दोनों को नहीं हम्म समझ में आ रहा, तो गो फॉर अ काउंसलिंग और अ कोचिंग और अ थेरेपी. ये तीनों थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करती हैं. right. तो आप किसी भी चीज के लिए जा सकते हैं. बहुत सारे लोगों का बैरियर होता है कि दे नेवर गो थ्रू दिस बिकॉज उन्होंने कभी इस पे मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा होता. तो प्लान योर मनी अकॉर्डिंगली, कि आप उसके लिए भी एक बजट रखें, क्योंकि पता चला आप कमा अच्छा रहे हैं या कमा मिनिमम रहे हैं, हम्म बट आपको एक ढंग की नींद भी नहीं मिल पा रही है बिकॉज right. आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है. तो टेक अ सपोर्ट. उसके लिए लोग बैठे हैं, वो उसी काम के लिए बैठे हैं. जैसे एसी Absolutely. रिपेयरिंग आपका काम नहीं है, उसके लिए लोग हम्म होते हैं, बट आप खरीदेंगे तो ही तो एसी रिपेयर कराएंगे ना. yeah. तो आपको क्योंकि आपकी अब तक की हम्म एक्सपीरियंस में वो बजट नहीं आता था, तो मेक अ बजट एंड गो फॉर अ काउंसलिंग, गो फॉर अ कोचिंग, गो फॉर अ थेरेपी. ग्रेट. खुशबू जी, मैंने बोला था लास्ट सवाल है, बट मेरा एक और सवाल मैं इसे, क्योंकि मुझे अचानक स्ट्राइक किया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. हम इससे पहले किड्स की बात कर रहे थे, राइट. राइट. हमने बात किया कि कैसे दोनों पार्टनर्स को बात करनी चाहिए, बच्चा मतलब व्हाट दे थिंक अबाउट हैविंग किड्स. नाउ आफ्टर हैविंग किड्स, जब आपके जीवन में एक बच्चा है, कई बारी आप देखते हैं जब जब बच्चा होता है कि ऑब्वियसली एक माँ के लिए कनेक्शन अलग है. माँ और बच्चे का कनेक्शन अलग है बिकॉज शी हैज गिवन बर्थ. वो 9 महीने का जो भी उन्होंने पूरा झेला, उससे पहले भी, अगर आजकल आईवीएफ इतना टफ हो गया है प्रोसीजर्स, बट जब बच्चा हो जाता है उसके बाद मे बी अप टू द एज ऑफ 2-3 years, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, वी हैव सीन सो मेनी, आप अपने घर में भी देखेंगे, हम भी अपने घर में देखते हैं कि उस फेज में हस्बैंड वाइफ में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिजिकली, इमोशनली, इन एवरी अदर वे. Is it important for the couples to understand कि okay, they have a kid, that's a blessing between the two of them, but एक बच्चा, एक माँ बच्चा और एक फादर सन, फादर डॉटर रिलेशन के अलावा, उससे पहले दे आर अ कपल, दे आर ए हस्बैंड वाइफ, एंड इट्स important to respect and to keep it above any other relationship. It is very, very important and there are ways to do that. हम्म जब आप उस बच्चा जो कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से आता है इस वर्ल्ड में, अगर वो दोनों ही उसके ग्रोथ में साथ काम कर लें, तो आप वो स्पेस आप दोनों के लिए निकाल पाओगे. ये उन रिलेशनशिप्स में डिफिकल्ट हो जाता है जहां 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की हो जाती है कि हम्म मुझे बच्चे का ध्यान रखना. वहां पे ये चैलेंजेस ज्यादा बढ़ते हैं, बट सिंपली अगर इसको रिजॉल्व करना है ना, तो जितना भी फादर का जॉब के बाद टाइम बचता है वो बच्चे के टेक केयर में दे, तो मदर को स्पेस मिल जाएगा. और जब मदर को स्पेस मिल जाएगा, वो भी आपसे उतना ही कनेक्ट होना चाहेगी, हम्म बट वो आपसे इमोशनली, मेंटली रात को 12 बजे 10 बजे नहीं कनेक्ट हो पाएगी जब वो पूरा दिन बच्चों के साथ थी. हम्म और ये कॉन्सेप्ट हमें बाहर से जरूर अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बैलेंसिंग चलती है. वहाँ पे नैनीज बहुत एक्सपेंसिव होती है. इंडिया में तो फिर भी हमारे पास मेड्स का ऑप्शन है, right. बट क्या होता है कि वही अनसेट एक्सपेक्टेशंस है. आदमी अपनी Absolutely. नीड्स की को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कि हम्म यार मेरी भी नीड्स है, मुझे भी तेरा टाइम चाहिए. और औरत ये नहीं समझ पा रही है कि ये मुझे मदद ही नहीं कर रहा है, तो दोनों अपने अपने ईगो क्लैशेस हम्म में सिर्फ और सिर्फ गैप इंक्रीज कर रहे हैं. बल्कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक कनेक्शन की वजह से वो बच्चा है. हम्म अब अगर उस बच्चे के आने के बाद अगर ये वो गैप आना है, कनेक्शन ही टूट तो गया. ये, हाँ. Right. और ये तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक नोन चैलेंज लेकर आए ना. हम्म या तो आप पहले चैलेंज को आप सोचते कि अच्छा हम ऐसे 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 करेंगे, जो बाहर के लोग कर पाते हैं. yeah. तो अडेप्ट करना है तो ये करो, सीखो. एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मली जब बाहर बच्चों के लिए एक अलग कमरा होता है, एंड इट्स आई थिंक
कुछ कंट्रीज में तो ये बाय लॉ है कि आपको देखा जाता है कि आपके बच्चे का स्पेस है या नहीं, तभी मतलब नहीं तो दे टेंड टू, जो कोई एक मूवी भी आई थी इस हिसाब से कि अगर आप बच्चे का ठीक से केयर नहीं कर सकते हो दे रानी टेंड टू मुखर्जी टेक। वाली, हाँ। यस 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 यस। और यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली जब तक बच्चा 3 4 5 साल का भी है वो माँ बाप के बीच में ही सो रहा है। राइट। तो जब इतने सालों का हस्बैंड वाइफ में गैप आ जाता है देन ऑब्वियसली वही है कि फिर बाद में वो जुड़ना उतना आसान नहीं है। नहीं होता, और ये तो एक टाइम के बाद बच्चे को बीच में हम्म सुलाना उसको ओवर अर्ली ग्रोथ देने वाली बात है। हम्म उसके अर्जिस के हिसाब से अर्ली ग्रोथ देने वाली बात हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स अगर किसी भी कनेक्शन में आए और उसने वो फील भी कर लिया तो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। दैट्स वन ऑफ द मेंटल सिचुएशन ऑफ अ किड। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा आप दोनों का एक, कहते हैं ना, आप दोनों का एक गिफ्ट है जो आप दोनों लाते हैं इस वर्ल्ड में। अब इसका ये आपके गैप देना तो बिल्कुल भी नहीं आया था। कुछ एजुकेट होना रह गया जिसकी वजह से आप इस रोल को जस्टिस नहीं दे पा रहे। एंड आई हर्ड सेइंग मेंस एंड सेइंग विमेन्स, आदमी ये कह रहा है कि तू तो बस बच्चा ही देख ले, अब तुझे मेरी तो परवाह नहीं है। औरत कह रही है कि मैं करूं क्या। भाई तुम तो अपनी नीड्स फिर भी बोल सकते हो, तो बोल भी नहीं सकता मेरा ध्यान उस पर ज्यादा जरूरी है। एंड बहुत ऑब्वियस है, शी पुट 9 months इन द टमी, तो वो तो उसके लिए तो ज्यादा दिक्कत होगी कि वो बच्चा रो रहा है या बच्चा सो रहा है, उसको दूध देना है। हाँ, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो हर 2 घंटे बाद मेन कैन स्लीप, women can't, बिकॉज उसको फीड करना है। इस बात से उसे दिक्कत नहीं है, बट देन शी कांट टेक दैट स्टेटमेंट्स, वो नहीं ले पाती है। एंड men can't take that ignorance of not being attended and not being touched for so long. क्लैश है, बट सॉल्यूशंस है। ऐसा कुछ नहीं है रिलेशनशिप में जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। रिगर होना चाहिए, एब्सोल्युटली विश होनी चाहिए कि मुझे इस आदमी, मुझे इस औरत के साथ ही रहना है और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी। थैंक यू सो मच खुशबू जी। थैंक यू सो ये मच रौनिक। पॉडकास्ट सिर्फ ये पॉडकास्ट आज का एंड कर रहा हूँ। देयर इज सो मच टू टॉक टू यू अबाउट, और हम आपको फिर से बुलाएंगे क्योंकि काफी सारी चीजें आज हम टाइम की वजह से अभी भी उन डिस्कशन में जा नहीं पाए। क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस था अगर जो हम बात कर रहे हैं लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल, क्योंकि वो बस ऊपर से निकल जाना शायद जस्टिस नहीं होता जितनी ब्यूटीफुल ये कॉन्वर्सेशन थी। आई thoroughly enjoyed the conversation. Same here, Ronik, and I love this conversation. And relationship से तो मुझे बात करना वैसे ही बहुत पसंद है। The best part was that कि बहुत ही organic conversation था। We जिधर conversation जा रहा था हम उधर आराम से अपने ले गए, and thank you so much for that. Thank you so much. I look forward to hosting you again very, very soon. Same here. I will wait for your message again. Thank you so much. Thank you. Whenever you would like, just text me. And good luck for this channel. I wish it reached to crores of people because it is required. Thank you so much. Thank you so much, Ronik.